सबने वो लास्ट वाले जो अपने लेक्चर्स हैं बेसिक के वो अच्छे से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, साफ साफ नोट्स भी बना लिए होंगे। आज अब अपना नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने वाले हैं, वर्ब। ठीक है, आज आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे वर्ब के अंदर नए। तो पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि वर्ब आखिर करता क्या है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना अलग अलग काम है। नाउन का काम क्या था, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, है ना। प्रोनाउन का काम क्या था, नाउन की जगह पर आना, उसकी रिपीटेशन को बचाने के लिए, लेकिन काम वही करना जो नाउन करता था। क्यों? क्योंकि वो नाउन की जगह पे आ रहा है तो काम तो वही करेगा। एडजेक्टिव का क्या काम बताया, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। ठीक है। एडवर्ब का क्या काम था, किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करना। ठीक है। अब देखो, बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखते चलते हैं। एडवर्ब चैप्टर में भी आपको एक बात बोली थी कि यार एडवर्ब है ना और भी चीजों को क्वालिफाई करता है, लेकिन क्या अभी पढ़ सकते हैं? नहीं। जब उसको पढ़ने का समय आएगा तो उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है। जब पहले दिन मैंने पहला लेक्चर लिया बेसिक का, उसके अंदर क्या बोला था, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, है ना। लेकिन उसी लेक्चर के एंड में मैंने आपको एक टर्म पढ़ा दी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर मैंने कह दिया कि वर्ब कई बार ऐसी भी हो सकती है जिसमें एक्शन ही ना हो। तो ऐसा नहीं होता कि जो पहली बार टीचर बात बोलता है वो गलत होती है, बस वो अधूरी होती है। उसे धीरे 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 पूरा करेंगे। जैसे जैसे आप मेरे साथ उस लेवल तक पहुंचते चलेंगे जब मैं आपको गहराइयों में ले जा सकूं, तब अपन वो कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है। तो आज भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। मैं बेसिकली आपको सही बताऊं ना तो इस लेक्चर को ना 5 बार शूट कर रहा हूं। रीजन क्या है कि इस लेक्चर में मुझे बताना इतना कुछ है और वो सब आपस में ऐसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है। मैं चाह रहा हूं कि क्लैरिटी है, क्लैरिटी। ठीक। अब दिक्कत क्या है, जब सामने बच्चा बैठा होता है उसको तो मैं डरा धमका के अभी 2 मिनट चुप रहना है। ठीक है, पूछना नहीं है तने कुछ, बस तू मेरी एक बार बात सुन ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ऐसे सारी चीजें आपस में, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, एक्टिव, पैसिव, इंपेरेटिव, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट आने हैं कि ये ऐसे फंस जाने आपस में, समझ रहे हो। अब क्लास के अंदर तो मैं बच्चों को धमका देता हूँ कि तुम 1 मिनट सुनो, जब ये लेक्चर खत्म होगा तो हर चीज में क्रिस्टल क्लैरिटी आ चुकी होगी। ठीक, तो ऐसे ही आपको कह रहा हूँ, अभी अपना दिमाग नहीं चलाना। जो आपके दिमाग में सवाल आने वाले हैं सब मैं बहुत पहले से जानता हूँ, कोई पहला बैच तो है नहीं छोटे भाई मेरा। ठीक है, तो समझना, जो आप सवाल पूछना चाह रहे हो मुझसे पहले ही पूछे जा चुके हैं, तो मैं वो सब लेक्चर के अंदर इंक्लूड कर चुका हूँ ऑलरेडी कि बच्चा ये पूछेगा तो ये बताना, ये पूछेगा तो ये बताना, तो वो चीज़ें मैं पहले ही बता देता हूँ। बस आपका आज काम क्या है, खाली सुनना। जब ये 1.5 घंटे का लेक्चर खत्म होगा ना तो आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, बस सुनना एक बार। चलो जी, आ जाओ, शुरू कर लेते हैं। वर्ब क्या काम करता है, वर्ब बेसिकली ये 3 चीजें रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश में। क्या? डूइंग माने किसी का कुछ करना, मतलब किसी ने कोई काम परफॉर्म कर दिया, किसी ने किसी एक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया, किसी ने कोई कार्य कर दिया, कर्ता के द्वारा कार्य का किया जाना, ये रिप्रेजेंट करता है डूइंग। ठीक है। अब बीइंग को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, देखो मैं आपको वर्ब के काम बता रहा हूं। वर्ब क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, वर्ब रिप्रेजेंट कर सकता है किसी के द्वारा किसी कार्य को किया जाना। वर्ब क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी का कुछ होना, वह लंबा है, वह एक टीचर है, वह एक डॉक्टर है, इसमें कोई काम तो नहीं हुआ, आप बस किसी के बारे में कुछ बता रहे हो कि वो ऐसा है, वो ये है। ये काम कौन रिप्रेजेंट करता है, ये भी वर्ब ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक, किसी का कुछ होना, इसको भी रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, वर्ब। हैपनिंग का मतलब क्या है, हैपनिंग का मतलब है काम तो हुआ लेकिन उसको किसी ने किया नहीं, वो हो गया। समझ में आया। अब जैसे आपने सुना होगा यार वहां पर ना बिजली गिर गई, बिजली गिर गई। ठीक, किसने गिराई, किसने गिराई, क्या वो भगवान जी उस समय आ गए उन्होंने गिरा दी, ऐसा ही है। समझना, वो काम कोई करता नहीं है, वो काम हो जाता है। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसे कामों को रिप्रेजेंट करने का काम भी कौन करता है, वर्ब करता है। तो वर्ब ये 3 चीजें रिप्रेजेंट करता है। क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी के द्वारा किसी काम का किया जाना। ठीक है। अब दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी का कुछ होना। और तीसरा क्या रिप्रेजेंट करता है, तीसरा रिप्रेजेंट करता है कुछ हो जाना। उस काम को करता कोई नहीं, काम तो होता है लेकिन वो काम अपने आप हो जाता है। क्लियर हुई इतनी बात। चलो कुछ सेंटेंसेस से समझ लेते हैं, इनको ब्रेक कर लेते हैं अपन। ठीक, ब्रेक करने में कुछ नया नहीं है, बस हल्का सा आपको आइडिया देना था कि वर्ब करती क्या है। सॉल्व, सॉल्व, सॉल्व क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक, ये अजय क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। सॉल्व व्हाट, क्वेश्चंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सॉल्व, सॉल्व, सॉल्व वर्ब है, अजय ने इस काम को किया है, सब्जेक्ट है। सॉल्व व्हाट वर्ब से व्हाट का रिप्लाई इसलिए ऑब्जेक्ट है। अजय सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। टाइप क्या है, प्रॉपर। क्वेश्चंस क्या है, ऑब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। टाइप क्या है, कॉमन। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट, ही वेंट टू दिल्ली। गो वेंट कौन, वर्ब हो गया। ये काम किया किसने, कौन गया, ही गया, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। दिल्ली क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब समझना, आपके दिमाग में ना बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है। सर यहां तो वर्ब का ऑब्जेक्ट आया, यहां वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आया, ऐसा क्यों, कब वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा, कब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक, तमाम सवालों के जवाब आज मिलेंगे, बस अभी अपना दिमाग नहीं चलाना।
हल्के से अपने दिमाग के घोड़े रोक के रखने, सब जवाब मिलेंगे। फिर से, सॉल्ड वर्ब है, अजय सब्जेक्ट है, क्वेश्चन सब्जेक्ट है। वेंट वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, टू प्रीपोजिशन है, दिल्ली इसका ऑब्जेक्ट है। वेंट वर्ब के पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? अभी के लिए सिर्फ क्या जान लेना है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। जल्दी जवाब मिल जाएगा कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, चलो शुरू से एक बार रिपीट करा देता हूँ। बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूँ ताकि ये लेक्चर जो है उलझे नहीं आपस में। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो अंग्रेजी में 3 चीजें रिप्रेजेंट करता है। किसी के द्वारा किसी काम का किया जाना, क्वेश्चंस का सॉल्व किया जाना अजय के द्वारा, दिल्ली जाया जाना ही के द्वारा। समझ में आ गया? वर्ब क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी के द्वारा किसी कार्य का किया जाना। ठीक है, अब दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी का कुछ होना, बी की फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर अंग्रेजी में 2 काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। इसके बाद कोई मेन वर्ब तो आई नहीं, तो ये खुद ही क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ठीक, अब ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। यहां सब्जेक्ट कैसे पहचान रहे थे? यहां सब्जेक्ट आप पहचान रहे थे जिसने काम को किया वो सब्जेक्ट हो गया। यहां आप सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? लिंकिंग वर्ब में कोई काम तो होता नहीं कि हम सब्जेक्ट को ऐसे पहचान ले जिसने काम को किया वो सब्जेक्ट हो गया, ऐसा तो यहां पर है नहीं। यहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है? जिसके बारे में बताने के लिए लिंकिंग वर्ब लगाई गई है। लिंकिंग वर्ब क्यों लगाते हो? लिंकिंग वर्ब क्यों लगाते हो? क्योंकि आपको किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बतानी होती है कि ये ऐसा है। तो जिसके बारे में बताने के लिए जो सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, जिसकी बात हो रही है, वो क्या हो जाता है? आपका सब्जेक्ट हो जाता है। समझ में आई इतनी बार? दोबारा, बी की फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग अंग्रेजी में 2 काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो खुद ही मेन वर्ब है। अब यहां तो आपने सब्जेक्ट कैसे पहचाना? जिसने काम को किया वो सब्जेक्ट हो गया, है ना? अब यहां पे मुझे बताओ, यहां सब्जेक्ट कैसे पहचाने? यहां सब्जेक्ट ऐसे पहचानेंगे जिसके बारे में बताने के लिए सारी बातें लिखी है ना, वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपको पता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आते नहीं, तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं? लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप प्रॉपर, काम वर्ब का सब्जेक्ट बनना। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप कॉमन, काम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। कुणाल इज वेरी स्मार्ट। कुणाल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। बी की फॉर्म में मेन वर्ब है। कुणाल के बारे में सब कुछ बता रहे थे इसलिए कुणाल सब्जेक्ट हो गया। लिंकिंग वर्ब भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मेन वर्ब, अभी मैं लिंकिंग वर्ड लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो लिंकिंग वर्ब हो गई, लो जी लिंकिंग वर्ब, ठीक है। ऐसे ही इस साइड पे भी मैं लिंकिंग वर्ब लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक। लिंकिंग वर्ब बस इसका नाम है। क्लियर होगी इतनी बात? जैसे हमारा स्कूल का नाम एक होता है, घर का नाम एक होता है, इसका जनरली नाम तो मेन वर्ब है ना, बुलाओगे तो इसको मेन वर्ब भी, लेकिन मेन वर्ब में इसका स्पेशल नाम क्या है? लिंकिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन बनेगा? ये जो स्मार्ट एडजेक्टिव है ना, ये बन जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और ये वेरी क्या है, इसको क्वालिफाई करने वाला? एडवर्ब। और एडवर्ब भी कौन सा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, जिनकी ई आर और ई एस टी लगाकर डिग्री चलती है ना। देखो एक होती है वर्ब, वर्ब की होती है 3 फॉर्म, और ये एडजेक्टिव की होती है डिग्री, ठीक है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, ऐसे ये एडजेक्टिव की होती है डिग्री। ये एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट का काम आपको पता कर सकता है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, पढ़ चुके ना हम। तो एडजेक्टिव ने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर दिया, और वेरी इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब हो गया, ठीक। फिर से वर्ब क्या काम करता है? किसी के द्वारा किसी काम का किया जाना, अजय के द्वारा क्वेश्चंस का सॉल्व किया जाना, ही के द्वारा दिल्ली जाया जाना। दूसरा, किसी का कुछ होना, अमन एक टीचर है, और कुणाल क्या है? कुणाल बहुत स्मार्ट है। किसी का कुछ होना, किसी का अमीर होना, गरीब होना, टीचर होना, डॉक्टर होना, लॉयर होना, किसी का कुछ होना, बी का मतलब है होना, किसी का कुछ होना, ये रिप्रेजेंट भी कौन करता है? वर्ब करता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तीसरा, ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इस सेंटेंस को देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इस सेंटेंस का ना देखो, ब्रेक करेंगे बाद में, पहले मुझे इसका मीनिंग बताओ क्या है, सोचो जरा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या मीनिंग होता है इसका? सूर्य पूरब में उगता है, यही मीनिंग है इसका, सूर्य पूरब में उगता है। अब बताओ इसमें तो क्या होता है, पहले डूइंग वाला, जब ये डूइंग को रिप्रेजेंट करती है वर्ब, तो क्या मीनिंग निकल रहा होता है? किसी के द्वारा किसी कार्य का किया जाना। और ये बीइंग में क्या मीनिंग होता है? किसी का कुछ होना। यहाँ पे क्या मीनिंग है? क्या कोई यहाँ पे कोई कार्य कर रहा है? सूरज पूरब में उगता है, अगर मैं कहता उगाता है तो सूरज कुछ कार्य कर रहा होता, यहाँ पे कोई कार्य कर रहा है कोई? चलो इसमें नहीं समझ आता, देखो इस सेंटेंस को सुनना जरा। रोहन फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, रोहन फेल फ्रॉम द स्टेयर्स मतलब रोहन सीढ़ियों से गिर गया था, रोहन सीढ़ियों से गिर गया था। क्या किसी ने कोई काम किया? रोहन ने किसी को गिराया होता तब तो ये बात पॉसिबल थी, किसी ने गिराया,
और ऐसा भी नहीं कि काम नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे कोई काम ही नहीं होता, यहाँ काम तो हुआ है, गिरने का काम तो हुआ है, बस वो किसी ने किया नहीं। समझ में आया? ऐसे ही इसको देखना, द ग्लास ऑफ मिल्क स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स, द ग्लास ऑफ मिल्क स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स। ये जो दूध का गिलास था मेरे हाथों से फिसल गया, दूध का गिलास था वो मेरे हाथों से फिसल गया। क्या दूध के गिलास ने कोई काम किया? दूध के गिलास ने कोई काम किया क्या? नहीं किया। वैसे भी नॉन लिविंग है, क्या काम करेगा बताओ? समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? दूध का गिलास हाथ से फिसल गया, रोहन सीढ़ियों से गिर गया, सूरज पूरब में उगता है। कौन करता है ये सब काम? ऊपर वाला करता है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? सूरज कैसे उगता पूरब में? भगवान जी सुबह उठते हैं, अपना आराम से फ्रेश व्रेश होके, ब्रश व्रश करके, नहा धो के, कंघी उंगी करके, फिर कहते चल बेटा सूरज खड़ा हो जा, यहाँ से इधर को इधर रख देता हूँ। ऐसे होता है ये काम। हाँ के ना? बरसात हो जाती है तो कह देते हो इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हो गए, है ना? तेज हवाएं चल जाती हैं तो फिर क्या कह देते हो, पवन देव नाराज चल रहे हैं आज तो। गर्मी ज़्यादा पड़ने लग जाता है, सूर्य देव आज तो गुस्से में चल रहे हैं। तो समझना मेरे भाई, ठीक है? ये काम कोई नहीं करता, कह लो भगवान जी करते हैं। जो काम भगवान जी करते हैं वो कौन सी वर्ब में आते हैं? हैपनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये काम करता कोई नहीं है। सूरज पूरब में उगता है, क्या सूरज ने कोई काम किया? सूरज अपनी मर्जी से काम कर सकता है क्या? अभी सूरज का मन है, अभी इधर ये बादल है, इधर मामला सेट सा नहीं लग रहा, अब इधर हो जाता हूँ यार, पूरब से बहुत दिन उगली, आज पश्चिम से उग जाता हूँ। सूरज की मर्जी चलती है क्या? बोलो, समझना। रोहन सीढ़ियों से गिर गया था, दूध का गिलास मेरे हाथ से फिसल गया था, सूरज पूरब में उगता है, कोई इसका डूअर नहीं है। ये ऐसे एक्शंस हैं जो बस हो रहे हैं। ऐसे एक्शंस को रिप्रेजेंट कौन करती है? मतलब ऐसे एक्शन को भी रिप्रेजेंट करने का काम कौन करती है? वर्ब। वर्ब क्या है? किसी के द्वारा कुछ किया जाना, किसी का कुछ होना, और ऐसे एक्शन जिसके अंदर काम तो हो रहा है लेकिन किसको कोई करता नहीं, हैपनिंग, घटनाएं जो घटित हो रही हैं बस, उनको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? वो भी वर्ब ही करती है। क्लियर हो गया? अब इनको भी ब्रेक कर देता हूं, आ जाओ। राइज इज वर्ब हो गया, इन प्रीपोजिशन हो गया, ईस्ट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वर्ब आ गया। अब एक बात समझो, क्या कोई ऐसी वर्ब होगी जिसका सब्जेक्ट ना हो? क्या कोई ऐसी वर्ब होगी क्या जिसका सब्जेक्ट ना हो? तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट कौन बन गया? ये सन नाउन है, ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ठीक है जी, ऐसे ही फैल वर्ब होगी, फाल फैल फालन, फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गया, ये स्टेयर्स क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, क्या कोई ऐसी वर्ब होगी जिसका सब्जेक्ट ना हो? तो ये रोहन क्या बनेगा? लो जी, सब्जेक्ट बन गया। क्लियर होगी इतनी बात? चलो अब इस पे आ जाओ। स्लिप स्लिप्ड स्लिप्ड वर्ब हो गई। ठीक, इस साइड आ जाता हूं मैं। फ्रॉम क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। हैंड्स क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। माई क्या हो गया? इस पर पोजेशन बनाने वाला पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? स्लिप्ड वर्ब है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, हैंड्स इसका ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप कॉमन है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर है जी इतना? चलो अब इधर आ जाओ। ये ऑफ क्या? ऑफ भी सर प्रीपोजिशन है, मिल्क क्या? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? ये हैंड्स जो था ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये मिल्क जो था ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा ग्लास। अरे हाँ के ना? तो ये ग्लास क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। इतनी बात आ गई समझ में? क्लियर है इतनी बात? इधर देखो, इसमें सब्जेक्ट एक्शन को कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट एक्शन को कर रहा है, यहां भी सब्जेक्ट एक्शन को कर रहा है। ठीक, इसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है और इसमें सब्जेक्ट एक्शन को कर नहीं रहा, सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा है। उसको कोई और भी नहीं कर रहा, कोई और भी नहीं कर रहा, बस एक्शन हो रहा है। मैं फिर बता रहा हूं, अभी ना आपके दिमाग में 3-4 सवाल आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता तुम्हारे दिमाग में क्या सवाल आ रहे हैं। ठीक, उन सवालों के जवाब ये लेक्चर खत्म होने तक आपको अपने आप मिल जाएंगे, बस सुनते रहना ध्यान से। फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं इतना। चलो, आप वर्ब एक ऐसा शब्द है, अभी तक क्या जानते थे, जिसकी 3 फॉर्म है, एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे। आज क्या बता रहा हूं, वर्ब ये 3 चीजें रिप्रेजेंट करने काम करता है अंग्रेजी में। क्या क्या? किसी के द्वारा किसी काम का किया जाना, किसी के द्वारा किसी काम का किया जाना। दूसरे में क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी का कुछ होना, किसी का कुछ होना। तीसरे में उसमें क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी घटना का घटित होना। ठीक, उस घटना को करता कोई नहीं है, वो घटना अपने आप घटित हो जाती है। क्लियर होगी इतनी बात? तो ये 3 चीजें रिप्रेजेंट करने का काम इंग्लिश में वर्ब करती है, डूइंग, बीइंग और हैपनिंग। इतनी बात होगी क्लियर? चलो जी, अब एक चीज समझना छोटी सी, अभी मैं वो चीज लिख रहा हूं, फिर वो चीज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी यहां पे खाली लिख रहा हूं, वो चीज क्लियर हो जाएगी, समझना। डूइंग वर्ब के केस में, डूइंग वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट, डूइंग वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। डूइंग के केस में, डूइंग के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो यहां तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है और यहां पे वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो, ऐसे ही बीइंग वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट
बीइंग वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब में तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं। एक्शन होगा ही नहीं तो एक्शन को कोई रिसीव करेगा ही नहीं, रिसीव करेगा ही नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। क्लियर है इतनी बात। हैपनिंग वर्ब के केस में भी कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। हैपनिंग वर्ब में भी देखो, जहां भी मैंने सेंटेंस लिखे कभी भी वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिला, राइज वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिला, फेल को ऑब्जेक्ट नहीं मिला, स्लिप को ऑब्जेक्ट नहीं मिला। ये चीज क्लियर होगी अभी कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक, ये वाली तो आपको पता ही है कि लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब किस लिए लिखी जाती है? किसी के कुछ होने को रिप्रेजेंट करने के लिए। कोई एक्शन होता नहीं, एक्शन नहीं है तो कोई रिसीवर नहीं है, रिसीवर नहीं है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो इसका तो फंडा हो गया क्लियर। इसको भी लगे समझ ही लो। ऑब्जेक्ट होता कौन है? जो एक्शन को रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट होता कौन है? जो एक्शन को रिसीव करता है, हाँ कि ना? अब समझना, सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है, इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? बताओ कौन कर रहा है? सर समझ में नहीं आ रहा। कैसे? सर इस एक्शन का कोई डूअर तो है नहीं, कोई उगाने वाला तो है नहीं, उगने वाला है वो सूरज है, तो रिसीवर तो यही लग रहा है, हाँ कि ना? तो रिसीवर तो यही लग रहा है इनडायरेक्टली। रोहन गिर गया, ठीक है, रोहन गिर गया। अब किसी ने इसको गिराया तो है नहीं, कोई डूअर तो है नहीं, गिरा कौन? रोहन, तो रिसीवर तो यही लग रहा है। लेकिन एक चीज सोचो, ये प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब पड़ी है, बिना सब्जेक्ट के वर्ब हो नहीं सकती, और ये नाउन है, ये तो सब्जेक्ट बन रहे हैं। जो जिस पर बेसिकली एक्शन हो रहा है, जो हैपनिंग का मतलब रिसीवर है, उस पर वो घटना हो रही है, सूरज उग रहा है, रोहन गिर रहा है, तो सब्जेक्ट बन गया। अगर ये सब्जेक्ट बन चुका है तो फिर ऑब्जेक्ट किसको बनाओगे? तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। शुरू से फिर से क्लैरिटी पे काम करना है, सुनना ध्यान से। वर्ब एक ऐसा शब्द है, तीन चीजें रिप्रेजेंट करने काम आता है। पहली चीज, किसी के द्वारा कोई एक्शन किया जाना, अजय का क्वेश्चनों को सॉल्व करना, ही का दिल्ली चले जाना, ठीक है जी। अब इसमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहां ऑब्जेक्ट आया और वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसकी बात करेंगे क्यों नहीं आया, ठीक है। आ जाओ। बीइंग का मतलब होता है किसी का कुछ होना, इसमें कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं ऑब्जेक्ट होगा? इसमें कभी कोई काम नहीं होगा, कभी कोई काम नहीं होगा तो कोई रिसीवर नहीं होगा, कोई रिसीवर नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा। उसमें क्या कहते हैं इसको कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात क्लियर। हैपनिंग, किसी घटना का घटित होना, इस घटना का कोई डूअर तो होता नहीं, ये घटना अपने आप घटित हो जाती है, ठीक है। अब कहना मैं ये चाह रहा हूं, तीनों वर्ब देखो, राइज वर्ब देखो, फेल वर्ब देखो और स्लिप वर्ब देखो, ध्यान से देख लो और मुझे बताओ कि क्या इसके अंदर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है? ये प्रीपोजिशन आ गई, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन आ गई, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन आ गई, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट मिला? नहीं मिला। अब इनसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है, इनसे पहले ये भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, मिल्क। यहां देखो, यहां सन लिखा हुआ है, यहाँ रोहन लिखा हुआ है और यहाँ ग्लास लिखा हुआ है। अब बताओ ये क्या बना दूं? ऑब्जेक्ट बना दूं कि सब्जेक्ट बना दूं? बिना सब्जेक्ट के वर्ब हो सकती है क्या? बिना सब्जेक्ट के तो वर्ब पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये तो सारे सब्जेक्ट बन गए। अगर ये सब्जेक्ट बन गए तो इन वर्ब को कभी भी ऑब्जेक्ट मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा? समझना। ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन को रिसीव करता है। अब ये घटना हो गई, ये घटना हो गई। अगर ये घटना हो गई तो इसको रिसीव कौन कर रहा है? उगने का काम किस पर हो रहा है? सूरज पर। गिरने का काम किस पर हो रहा है? रोहन पर। कर कोई नहीं रहा, लेकिन हो तो वो काम इस पर रहा है ना, रिसीवर तो यही है। ऐसे ही स्लिप होने का काम किस पर हो रहा है? ग्लास पर। तो रिसीवर को तो आप सब्जेक्ट ही बना बैठे, तो इसका मतलब रिसीवर तो यहाँ पर है ही नहीं कोई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये फंडे का काम लूंगा मैं, ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है ये, ठीक। तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। डूइंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लिंकिंग वर्ब में हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं आता। हैपनिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो रिसीवर होना चाहिए, वो सब्जेक्ट ही बन चुका होता है, इसलिए इस केस में भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो इसको फटाक से नोट करो, फिर मैं वर्ब के अगले कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ मिलता हूं। फिर बता रहा हूं, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में जो 3-4 सवाल चल रहे हैं सब क्रिस्टल क्लियर होंगे, ठीक। एक बार ठंडे दिमाग से इसको नोट करो, बोर्ड से हट रहा हूं, इसको नोट कर लो, फिर मिलता हूं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली मुझे ना एक टर्म चाहिए थी, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अगला मुझे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाना था, उसके लिए मुझे चाहिए थी इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार आपको सारे टाइप के सेंटेंसेस बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में रहेंगे। आगे चल के टर्म्स मुझे यूज में लेनी है, तो मैं सारे टाइप के एक बार आपको सेंटेंसेस बता देता हूँ, ठीक है। ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू क्या है? मोस्टली यही है, इसमें और कुछ नया बताना भी नहीं है। इनको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। मुझे बताओ, हर बच्चा जानता हूं, मुझे लग रहा है। इंटैरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंटैरोगेटिव होते हैं प्रश्नवाचक, जिसमें आप किसी से कुछ पूछते हो। इंटैरोगेट करना, प्रश्नवाचक जो होते हैं वो किसके अंडर में आ जाते हैं? इंटैरोगेटिव के अंडर में। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आर यू स्टडिंग इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो? आर यू स्टडिंग इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? तो ये क्या हो गया? इंटैरोगेटिव हो गया, ठीक है। अगर मैं इस सेंटेंस को ब्रेक करने की बात करूं तो स्टडिंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया।
हाँ कि ना। यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये आर क्या है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। स्टार्टिंग व्हाट, इंग्लिश। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये खास पहचान है। देखो जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है किसमें, इंटरोगेटिव में। स्टार्टिंग मेन वर्ब है, ये काम कर कौन रहा, यू, तो ये सब्जेक्ट हो गया। स्टार्टिंग व्हाट, इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बी की फॉर्म अंग्रेजी में दो काम करती है, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। अगर इसके बाद मेन वर्ब आ रही है तो ये खुद क्या काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब का। क्लियर हो गई बात। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। क्लियर हो गया। इंटरोगेटिव माने प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में अगली बात क्या देखी कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। इतनी बात क्लियर। चलो जी नेक्स्ट। अगला एक वर्ब होती है असर्ट। असर्ट का मीनिंग होता है कहना, असर्ट का मीनिंग होता है कहना। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। असर्टिव की ही आगे सब टाइप है कौन कौन सी, एक है अफर्मेटिव और एक है नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब एक वर्ब होती है अफर्म, अफर्म। अफर्म का मतलब होता है टू से यस टू समथिंग, किसी चीज के लिए हामी भरना। ठीक है, और नेगेटिव आप जानते हो, किसी चीज के लिए ना करना, नेगेटिव माने ना। तो असर्ट का मतलब है कहना। इसको दो टाइप के सेंटेंसेस में बांट दिया, हामी भरना और ना करना। बिल्कुल आसान है, समझ लो। अगर मैं कहूं मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है, तो ये अफर्मेटिव हो गया। मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नेगेटिव। क्लियर हो गई इतनी बात, फिर से समझ लो। असर्टिव का मतलब है कहना। इसको दो टाइप के वाक्य में बांट देते हैं। क्या क्या कह सकते हो, या तो किसी चीज के लिए हाँ कहोगे या ना कहोगे। इंटेरोगेटिव माने पूछना, कोई प्रश्न करना। असर्टिव का माने कहना। अब क्या कह सकते हो, या तो किसी चीज के लिए हाँ भर सकते हो या किसी चीज के लिए ना कर सकते, इतना ही तो कर सकते हो। चलो अब समझ लेना इसको। इस सेंटेंस को ब्रेक कर देता हूं। देखो मैं, प्ले प्लेड प्लेड, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मोहन प्लेज व्हाट, क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप प्रॉपर, काम वर्ब का सब्जेक्ट बनना। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप प्रॉपर, काम वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। क्रिकेट भी किसी गेम का नाम है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, ये प्ले प्लेड प्लेड वर्ब है। ठीक है जी। ये डू डज डिड, ये क्या काम करती है अंग्रेजी में, हेल्पिंग वर्ब बनना। ये डू की फॉर्म क्या काम करती है, हेल्पिंग वर्ब बनना। डू की फॉर्म मेन वर्ब भी होती है, सुनी लो यहीं समझ लो। जैसे बी की फॉर्म, जैसे बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर अंग्रेजी में दो काम करती है ना, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। ऐसी डू की फॉर्म भी दो काम करती है, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। सेम कॉन्सेप्ट है। अगर इसके बाद मेन वर्ब आए तो कहलाएगी हेल्पिंग वर्ब, ना आए तो खुद ही हो जाएगी मेन वर्ब। जैसे एक एग्जांपल से समझना, मान लो मैं कह दूं, सुनी लो, आई डिड द वर्क, आई डिड द वर्क। आई सब्जेक्ट हो गया, डिड मेन वर्ब हो गया, आई डिड व्हाट, द वर्क, वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया। तो यहां पे मेन वर्ब क्या हो गया, डू की फॉर्म डिड। बस इनमें और बी की फॉर्म में फर्क क्या है, वो लिंकिंग वर्ब होती है। क्लियर हो गया। फिर से, बी की फॉर्म और ये डू की फॉर्म, इन दोनों में सेम बात क्या है कि दोनों हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। पहचानते कैसे हो, ये भी दोनों में सेम है। अगर आगे मेन वर्ब है तो ये कहलाती है हेल्पिंग वर्ब, आगे मेन वर्ब नहीं है तो खुद हो जाती है मेन वर्ब। ठीक, फर्क क्या है, बी की फॉर्म ही लिंकिंग वर्ब होगी, डू की फॉर्म लिंकिंग वर्ब नहीं होगी। क्लियर होगी इतनी बात। चलो जी, अब ये प्ले करने का काम कर कौन रहा, मोहन। तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, प्ले व्हाट, क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है जी इतनी बात। अब ये नॉट क्या कर रहा है, नॉट, ये नॉट बेसिकली कर रहा है इस प्ले वर्ब को क्वालिफाई। समझना कैसे, बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बटेगा। या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या वर्ब होगा, या एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा, या इंटरजेक्शन होगा। इन्हीं में से तो एक होगा। अब मुझे सोच के बताओ, ये नॉट जो है ये नाउन हो सकता है क्या? अगर ये नाउन होता तो सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ये सब काम कर रहा है क्या? नाउन तो है नहीं। यही सब काम प्रोनाउन करता है तो ये प्रोनाउन भी है नहीं। वर्ब ऑलरेडी आ चुकी है, वर्ब ये है नहीं। अगर ये एडजेक्टिव होता तो ये साथ लग के नाउन की एक विशेषता बता रहा होता उसकी, इसके बाद तो वर्ब आ रही है, तो एडजेक्टिव भी है नहीं। क्लियर हो गया। अब क्या ये प्रीपोजिशन हो सकता है? अगर ये प्रीपोजिशन होता तो प्रीपोजिशन के बाद तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद तो वर्ब आ रही है, प्रीपोजिशन भी है नहीं। कंजंक्शन का काम होता है दो चीजों को जोड़ना। क्या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जोड़ने के लिए भी कोई कंजंक्शन लगती है क्या? आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, हैव हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड मेन वर्ब है, दोनों को जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन चाहिए? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन है नहीं चाहिए, तो कंजंक्शन भी नहीं है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन वो सब होते हैं अलास, हुर्रे, ये सब फीलिंग्स को, इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं ना, हुर्रे वी वॉन द मैच, अलास हिज फादर डाइड, ऐसे। तो मुझे बताओ ये वैसा कुछ कर रहा है? वो भी नहीं कर रहा। नाउन नहीं बन रहा, प्रोनाउन नहीं बन रहा, वर्ब नहीं बन रहा, एडजेक्टिव नहीं बन रहा, प्रीपोजिशन नहीं बन रहा, कंजंक्शन नहीं बन रहा, इंटरजेक्शन नहीं बन रहा, तो बच गया क्या? एडवर्ब। मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। वर्ब को नेगेटिव कर दिया, खेलता है नहीं खेलता है, सिर्फ नॉट लगाने से क्या हो गया? नहीं खेलता है।
तो इसने वर्ब को मॉडिफाई किया, और जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं उसे क्या कह देते हैं, एडवर्ब। तो ये काम करता है जी एडवर्ब का। क्या काम करता है, एडवर्ब का। इसको कहते क्या है समझना है, इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नेगेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को नेगेटिव करने वाली एडवर्ब। ये नॉट का नाम है, ठीक है, बहुत बार यूज लूंगा आगे। जितने सेंटेंस में नॉट आएगा हर बार क्या लिखूंगा, नॉट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नॉट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। सुन लो एक बार ध्यान से। नाउन नहीं हो सकता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा। प्रोनाउन नहीं हो सकता क्योंकि वो भी यही काम करता है। वर्ब नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब इसके आगे ऑलरेडी आ रही है, ठीक है। एडजेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी नाउन की विशेषता नहीं बता रहा। प्रीपोजिशन नहीं हो सकता क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद तो वर्ब आ रही है। कंजंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जोड़ने के लिए थोड़ी कंजंक्शन लगती है, और कंजंक्शन का काम होता है दो शब्दों को जोड़ना, ऐसा तो ये कुछ यहाँ कर नहीं रहा। इंटरजेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि उनका काम क्या होता है, सडन फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, अलास, हुर्रे, फाय, ये सब, तो वो भी नहीं कर रहा। तो सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्पीच बच गया, एडवर्ब। और ये एडवर्ब होता कैसे, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो बेसिकली ये क्या है, इसको मॉडिफाई कर गया, खेलता है नहीं खेलता है, तो इसने वर्ब को मॉडिफाई किया, और जो वर्ब को मॉडिफाई किया वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट, चलो जी बढ़िया, आ जाओ आगे। अब क्या बताया, इंटेरोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, कोई प्रश्न किया जाता है। असर्टिव का मतलब होता है कहना, असर्ट माने कहना। अब दो चीज़ों दो तरह से कह सकते हो, या तो किसी चीज़ के लिए हाँ कहो या किसी चीज़ के लिए ना कहो। तो अफर्मेटिव वाले कौन से हो गए, जिसके अंदर आप बेसिकली ना नहीं करे, कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, वो वहाँ रहता है, वो अंग्रेजी पढ़ता है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, सब अफर्मेटिव है, ठीक है। अब इसी बात को नेगेटिव कर दो, मैं नहीं पढ़ता, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं मैथ नहीं पढ़ाता, ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव हो गए। क्लियर। नेक्स्ट टाइप, इसको समझ लो, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं, देखो इन्हीं की बात करनी थी। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है ना, ये बेसिकली तीन काम आते हैं अंग्रेजी में। या तो क्या करना, देखो मैं कहीं लिख देता हूँ, इसी के नीचे ये लिख देते हैं, ऊपर इसको ब्रेक कर देंगे या नीचे लिख देते हैं, ऑर्डर देने के, ठीक है, या फिर एडवाइस देने के, या फिर रिक्वेस्ट करने के, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या काम आते हैं इंग्लिश में, ऑर्डर देने के, एडवाइस करने के, या फिर रिक्वेस्ट करने के, ठीक है जी। आपको किसी को ऑर्डर देना हो, एडवाइस देना हो या रिक्वेस्ट करनी हो, किसके अंडर में आते हो, इंपेरेटिव के अंडर में आते हैं, ठीक है। देखो इसमें आप जस्ट एक स्टेटमेंट दे रहे होते हो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो खेलता है, वो पढ़ता है, वो सोता है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये सब। इसमें क्या दे रहे हो, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट। इसको पहचानने का बड़ा ही आसान तरीका, बिल्कुल आसान, समझना कैसे। इसकी जो शुरुआत हो रही होती है वो किससे हो रही होती है, वर्ब की बेस फॉर्म से। अब समझो ये वर्ब की बेस फॉर्म आखिर होती क्या है। गो सुना, गो वर्ब सुनिए, गो की फॉर्म कैसे चलती है, गो की पहली फॉर्म होती है गो गोज, है ना, गोज सिंगुलर वाली, गो प्लूरल वाली। गो की फॉर्म क्या चलती है, गो गोज पहली, वेंट दूसरी, गॉन तीसरी, ठीक है। अब कई राइटर इसको भी ऐसे भी लिख देते हैं, गो पहली है, वेंट दूसरी है, गॉन तीसरी है, गोइंग चौथी है, और गोज पांचवी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जैसे मन करे वैसे लिख लो, ठीक है। दो टाइप के राइटर हैं, एक क्या बोलेंगे, गो गोज पहली है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, दोनों ही पहली है, गो गोज पहली है, गो सिंगुलर के लिए, गो प्लूरल के लिए, ठीक। वेंट दूसरी, गॉन तीसरी, और गोइंग को कई राइटर तो लिखते हैं V4 और कई राइटर लिखते हैं V1 प्लस में ING, ठीक। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। लिखवा भी दूंगा आगे, कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा। अभी खाली बस मुझे इतना बता दो, अगर मैं कहूँ इनमें से वो वर्ब की फॉर्म कौन सी है जिससे सारी फॉर्म डिराइव हुई है, बेसिक फॉर्म कौन सी है जिससे सारी बनी है, क्या जवाब दोगे, गो, हाँ के ना, यही बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म का मतलब क्या है, बेसिक फॉर्म, जिससे बाकी सारी फॉर्म डिराइव होती हैं। क्लियर हो इतनी बात। ईट, ईट्स, एट, ईटन, ईटिंग, 5 फॉर्म में चलता है ईट। ईट ईट्स पहली, एट दूसरी, ईटन तीसरी, V1 प्लस में ING, ईटिंग ये पांचवी, ठीक है। मतलब उसको V1 प्लस ING कह लो या V4 कह लो, आपकी मर्जी, से फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ वो फॉर्म कौन सी है जिससे सारी बनी है, क्या कहोगे, ईट, हाँ के ना, यही बेस फॉर्म है। अगर मेरे से कोई पूछता है बेस फॉर्म क्या है, जिसकी ये सारी फॉर्म होती है ना, जो सबसे पहली बेसिक फॉर्म होती है वही बेस फॉर्म होती है। कोई पूछे ईट की बेस फॉर्म क्या है, ईट। ड्राइव की बेस फॉर्म क्या है, ड्राइव। सिंग की बेस फॉर्म क्या है, सिंग। क्लियर हुई इतनी बात। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की खास पहचान क्या होती है, वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस की शुरुआत होना, वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस की शुरुआत होना। क्लियर होगी इतनी बात। अब ये डोर क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, क्लोज व्हाट, क्लोज द डोर। क्लियर है। ऐसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, ये वर्ब, यहाँ पे वर्ब है। बिना वर्ब के तो देखो सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वर्ब क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये हार्ड क्या हो गया, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। समझ में आ गया। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ कहीं वीडियो क्वालिटी कारण नजर ना आए। ये वर्ब हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक। वर्क हार्ड, किसी को एडवाइस दे दिया, वर्क हार्ड, मेहनत से काम करो। वर्क वर्ब हो गया और हार्ड इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब हो गया।
इसमें प्लीज देखना, प्लीज, प्लीज इंटरजेक्शन हो गया। प्लीज क्या है? इंटरजेक्शन हो गया। ये ऐसे वर्ड है, नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, ये जब जो इस टाइप के बच जाते हैं ना, इंटरजेक्शन हो गए। ठीक है, चलो हेल्प क्या हो गया? हेल्प, हेल्प वर्ब हो गई, क्योंकि आपको पता है बिना वर्ब के तो सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। हेल्प हूं, किसकी मदद करनी है? ये मी क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है इतनी बात? एक छोटी सी बात बिल्कुल दिमाग में फीड कर लेनी है बहुत अच्छे से कि बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकता, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक, दूसरी बात, अगर मेन वर्ब आई, अगर मेन वर्ब आई तो उसका सब्जेक्ट जरूर होगा। अगर मेन वर्ब आई तो उसका सब्जेक्ट जरूर होगा। देखना जरा, प्लेस वर्ब का सब्जेक्ट मोन हो गया, यहाँ प्ले आई इसका सब्जेक्ट मोन हो गया, यहाँ स्टडिंग वर्ब आई इसका सब्जेक्ट यू हो गया। अब इसमें तो कहीं मैंने सब्जेक्ट लिखा ही नहीं, यही आपको मैं समझाना चाह रहा था। ठीक, इसी के लिए सारे तामझाम टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमें पढ़ना पड़ रहा है। समझना, इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत होना। काम क्या आता है? ये आता है ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट करने के। अब इसमें खास बात क्या है कि इसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं होता, लेकिन इसका सब्जेक्ट जो होता है, इसमें जो वर्ब आ रही है उनका सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है यू। काफी बच्चों ने सुन भी रखी होगी बात, आज इसको समझ लो कि आखिर यू ही क्यों है। इंपेरेटिव सेंटेंस का अंडरस्टूड सब्जेक्ट आखिर यू ही क्यों है? वी क्यों नहीं है? दे क्यों नहीं है? मोहन क्यों नहीं है? अमन क्यों नहीं है? दिल्ली क्यों नहीं है? जयपुर क्यों नहीं है? अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू ही क्यों है? समझना। अब एक चीज समझो, अभी रात के बज रहे 3, ठीक है, अभी चल रही है शूटिंग इस कमरे में, मैं हूं इस कमरे में अकेला। ठीक, अब क्या इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में मैं किसी को ये सेंटेंस बोल सकता हूं? क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, अभी बोल सकता हूं क्या? शकल से बावला लग रहा हूँ, बावला हूं थोड़ी। अरे समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? क्या इस सेंटेंस को अभी बोला जा सकता है? इस सेंटेंस को बोला कब जाएगा? जब कोई सुनने वाला हो। एक छोटी सी चीज समझना, अभी तक हम क्या कह रहे थे? सब्जेक्ट कौन होता है जो एक्शन को करता है? सब्जेक्ट कौन होता है जो एक्शन को करता है? एक्शन क्या होना है? दरवाजा बंद करने का। ये दरवाजा बंद करेगा कौन? अगर कोई इंसान कह रहा है क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, ये दरवाजा बंद करेगा कौन? वो जो बोलने वाला इंसान है वो तो करेगा नहीं। अगर उसी ने करना होता तो वो बोलता क्यों? समझ में आई इतनी बात? क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो बात है, ये बोलेगा कौन, मतलब करेगा कौन इस एक्शन को? जो बोलेगा वो तो करेगा नहीं, इस सेक्शन को करेगा जो सुनेगा। ठीक है जी, जो भी इस बात को सुनेगा उसी को ये बात कही जा रही है और वही इस एक्शन को परफॉर्म करेगा। यानी जो सुनने वाला है वो डूअर होगा, इसका मतलब सुनने वाला ही इस वर्ब का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब आपने सुन रखा होगा कुछ प्रोनाउन सुने होंगे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सुने? इसमें आई वी होते हैं फर्स्ट पर्सन, आई वी होते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन माने स्पीकर जो बात को कहते हैं। यू होता है सेकंड पर्सन जो बात को सुनता है, और ही, शी, इट, दे होते हैं थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात करी जाती है। मान लो मैं इसे बताऊं कि वो इंटेलिजेंट है, आई यू को बताए कि ही इंटेलिजेंट है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? आई वी बोलने वाले फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिनके बारे में बात हो रही है थर्ड पर्सन। टेंशन मत लो, ठीक है? ये गो वेंट गोन वाली बातें, ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन वाली बातें, ये बोर्ड पे नहीं है, ये आएंगी प्रोनाउन चैप्टर में, ये सब आएगा। आई वी, ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ये गो वेंट गोन वाली बातें 10 चैप्टर में आएंगी। अभी खाली समझने पे ध्यान, समझ आ जाएगा तो कभी ना कभी बोर्ड पे जरूर आएगा। ठीक है, समझना। फिर से समझ के देखो, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आपने रट रखा है कि इस इंपेरेटिव सेंटेंस में जो वर्ब होती है इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट कौन होता है? यू होता है। मैं आपको इसका लॉजिक देना चाह रहा हूँ कि आखिर हो ऐसा क्यों रहा है। ये वर्ब है, ये वर्ब है, इसका मतलब एक्शन है, एक्शन का जो डूअर होगा वही सब्जेक्ट होगा। इसका डूअर होगा कौन? इसका डूअर वो होगा जो इस बात को सुनेगा। समझ में आया? क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, वर्क हार्ड, मेहनत से काम करो, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। इन सब कामों को परफॉर्म कौन करेगा? इन सब कामों को परफॉर्म वो करेगा जो सुनेगा, और सुनने वाले के लिए अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है यू। क्यों? क्योंकि आई वी तो फर्स्ट पर्सन है जो बोलने वाले के लिए लगाए जाते हैं, ही शी इट दे थर्ड पर्सन है जिनके बारे में बात करिए उनके लिए लगाए जाते हैं, लिसनर के लिए कौन लगाया जाता है? यू। अब पता नहीं है ना रोहन, सोहन, मोहन किसको कहना है, तो अंडरस्टूड सब्जेक्ट कौन मान लिया? यू। क्यों मान लिया? क्योंकि लिसनर के लिए हमारे पास एक प्रोनाउन है यू, कोई भी नाउन हो उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यू इस एक्शन को परफॉर्म करेगा, तो यू ही सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गई इतनी बात? इंपेरेटिव सेंटेंसेस का अंडरस्टूड सब्जेक्ट कौन होता है? यू होता है। फिर से आ जाओ, सेंटेंस असर्ट का माने कहना, दो टाइप से कहा जाता है, हाँ करके ना करके। कोई चीज स्टेटमेंट कह रहे हो, मोहन इंग्लिश पढ़ाता है, मोहन टीचर्स इंग्लिश, अफर्मेटिव। मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, नेगेटिव। ठीक है। इंटेरोगेटिव, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, प्रश्नवाचक। इंपेरेटिव, ऑर्डर देना, गो टू स्कूल, स्कूल चला जा। इंपेरेटिव, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट करने के काम आता है। पहचान होती है वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत होना। अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू होता है। क्यों होता है? इस एक्शन को जो परफॉर्म करेगा, इस एक्शन का जो डूअर होगा वही सब्जेक्ट होगा। इस एक्शन का डूअर कौन होगा? जो इस बात को सुनेगा। सुनने वाला कौन है? यू। क्लियर होगी इतनी बात? चलो, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंडर में कौन आते हैं?
ये सारी बातें जमेला किस लिए बताया, बिना मेन वर्ब के ये सेंटेंस नहीं होगा, और अगर मेन वर्ब आई तो उसका सब्जेक्ट जरूर होगा। क्लियर है? ये बात क्यों बतानी पड़ रही है पता है, हैपनिंग वर्ब आई थी थोड़ी देर पहले, इससे पहले हैपनिंग वर्ब पढ़ाई थी। हैपनिंग वर्ब में कई बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर आपने कह दिया जो हैपनिंग वर्ब है ना, इसका रिसीवर सन है, जैसे मैंने लिखा था सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका रिसीवर सन है, तो इसको ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कह रहे, सब्जेक्ट क्यों कह रहे हो? मेरे भाई इसलिए सब्जेक्ट कह रहे हो क्योंकि बिना सब्जेक्ट के वर्ब हो ही नहीं सकती, आपको उसे सब्जेक्ट ही मानना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। क्लियर हुआ? रिसीवर वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, वहां कोई रिसीवर नहीं, कोई डूअर नहीं, वो काम हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो सन वहां पे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये सारी बातें इसलिए पढ़ाई, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं है, और अगर मेन वर्ब आई तो सब्जेक्ट 100% होगा ही होगा, वहां पे और कोई वर्ड ही नहीं था। राइजेज वर्ब आ गई थी, इन प्रेपोजिशन आ गई थी, ईस्ट इसका ऑब्जेक्ट हो गया था, सनी सब्जेक्ट बनने वाला था। नेक्स्ट में फेल वर्ब आ गई थी, फ्रॉम प्रेपोजिशन हो गई थी, स्टेयर्स उसका ऑब्जेक्ट हो गया था, और वो नहीं सब्जेक्ट बनेगा और कुछ बनेगा ही नहीं। समझ में आया? बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं और बिना सब्जेक्ट के वर्ब नहीं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इस टाइप के होते हैं जिसमें आप क्या करते हो ना, विश करते हो कोई, जैसे वो ब्लेसिंग्स वगैरह देते हो ना, जैसे लिव लॉन्ग, लंबे जियो, दीर्घायु भव, इस टाइप के, बी सक्सेसफुल, ऐसे। तो मे यू लिव, मे यू सक्सीड इन योर एफर्ट्स, काश तुम कामयाब हो जाओ अपने एफर्ट्स के अंदर। ये मे क्या आपका मॉडल हो गया, हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करता है। यू सब्जेक्ट हो गया, ठीक, सक्सीड मेन वर्ब हो गया, इन प्रीपोजिशन हो गया, एफर्ट्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और योर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इतनी बात आ गई समझ में? इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है, जब अब ऑपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं ना कोई विश करने के लिए, कोई ब्लेसिंग्स देने के लिए, तब इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन भी लगा देते हैं। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रही है, ये मे, लेकिन क्या ये सवाल है, क्या ये कोई क्वेश्चन है? नहीं है क्वेश्चन। ये तो आप क्या कर रहे हो, किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, मे यू सक्सीड इन योर एफर्ट्स, काश तुम कामयाब हो जाओ अपने एफर्ट्स के अंदर, तो इंटरोगेटिव नहीं है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन मैंने नहीं लगाया। क्लियर होगी इतनी बात? इतना तो यार पढ़ लिख के समझ लोगे ना कि ये सवाल है कि नहीं है। मे यू सक्सीड इन योर एफर्ट्स, काश तुम अपने एफर्ट्स में कामयाब हो जाओ। मे यू लिव लॉन्ग, काश तुम लंबे जियो। मे दिस टाइम, मे दिस प्लेजेंट टाइम कंटिन्यू फॉर सम टाइम, काश ये जो सुहावना समय है ये कुछ और टाइम चले। तो ये सब क्या है, इच्छाएं हैं आपकी। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, किसी के लिए ब्लेसिंग्स है, ये सब ऑप्टेटिव के अंडर में आ जाती हैं। और ऑप्टेटिव के अंडर में क्या आते हैं, विश वगैरह देते हो किसी को, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, इस टाइप के सब सेंटेंसेस किसके अंडर में आते हैं, ये भी ऑप्टेटिव के अंडर में आते हैं। ठीक है जी, जो विशेज होती हैं, ठीक, किसी का स्वागत करना होता है, आपकी किसी के लिए ब्लेसिंग्स होती हैं, ये विशेज होती हैं, ये सब ऑप्टेटिव के अंडर में आती हैं। असर्टिव माने कहना, कोई कथन, कोई स्टेटमेंट, कोई जानकारी देना, ठीक, वो ये करता है, वो यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, कोई जानकारी देना किसी को। नेगेटिव में बस असर्टिव की दूसरी टाइप है, कोई जानकारी देना लेकिन जो नेगेटिव हो। इंटरोगेटिव में पूछना, इंपेरेटिव में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट करना। ऑप्टेटिव के अंदर क्या है, कोई इच्छा दिखाना, विश दिखाना, या फिर आपकी ब्लेसिंग्स देना, विश करना, वेलकम करना, ये सब। एक्सक्लेमेटरी में क्या है, सडन इमोशंस को शो करना, सडन इमोशंस को शो कर देना, हुर्रे वी वॉन द मैच, अलास हिज फादर डाइड, ठीक, गुस्से को, खुशी को, गम को शो करने वाले एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, हुर्रे, ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया आपका, अलास, हुर्रे, सब क्या है, इंटरजेक्शन है। वी क्या है, सब्जेक्ट हो गया, वॉन क्या है, मेन वर्ब हो गया, मैच क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है इतनी बात? तो ये थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये यू आर वेलकम में भी देखो इसका से थोड़ा, यू सब्जेक्ट है, आर मेन वर्ब है, ये वेलकम क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन ही है वेलकम। वेलकम वर्ब ही होता है वैसे, ही वेलकम्ड मी, सोचो ये वर्ब हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, सोचो ये वर्ब क्यों नहीं है? वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि आर अगर हेल्पिंग वर्ब होती ना तभी तो ये मेन वर्ब हो पाती है। अगर इसको मेन वर्ब मानोगे तो आर को हेल्पिंग वर्ब मानना पड़ेगा, और आर जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो आगे क्या आता है, V1 प्लस ING आता है कि नहीं आता? यू आर गोइंग, यू आर सिंगिंग, यू आर डांसिंग। आर हेल्पिंग वर्ब होती है कौन से टेंस की, कॉन्टिन्यूअस की। ये ING में तो है नहीं, तो समझ जाओ ये वर्ब है नहीं। क्लियर हुई इतनी बात? यू आर वेलकम का मतलब तुम्हारा स्वागत है, यू आर वेलकम का मतलब तुम्हारा स्वागत है, नाउन है वेलकम यहाँ पर। ठीक है, जैसे थैंक वर्ब भी होती है, थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड, और थैंक्स नाउन होता है। ठीक, ऐसे ही ये वेलकम भी क्या है, यहाँ पे नाउन है। ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो गए। इनमें क्या क्या नई बातें सीख ली, एक तो देखो नोट सीखा है, ठीक, और भी छोटी मोटी बातें काफ़ी सारी हमने सीखी हैं इसके अंदर। ये सारा जमेला सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के लिए करना पड़ गया, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं होगा, और अगर मेन वर्ब आई तो सब्जेक्ट जरूर होगा। क्लियर है उतनी बात? वो हैपनिंग वर्ब का सब्जेक्ट वो सन और वो रोहन और लास्ट में ग्लास होगा। यही बात समझाना चाह रहा था मैं आपको कि वो जो वर्ब है उसको सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, अक्षर एक ही बचा है तो ऑब्वियसली वही सब्जेक्ट होगा। क्लियर है इतनी बात? असर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव। असर्ट माने कहना, हाँ कोई स्टेटमेंट दो पॉजिटिव वाली तो अफर्मेटिव, कोई स्टेटमेंट दो, कोई जानकारी दो नेगेटिव वाली, नेगेटिव। सवाल हो गया इंटरोगेटिव, कोई ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट हो गया इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू, क्योंकि इस एक्शन का डूअर होगा जो लिसनर है, लिसनर के लिए प्रोनाउन यू।
ऑप्टेटिव के अंदर आपकी विशेष आ गई, ब्लेसिंग्स आ गई, वेलकम वगैरह करना, थैंक्स वगैरह बोलना। एक्सक्लेमेटरी में सडन इमोशन को एक्सप्रेस करना, खुशी की, गम की। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ अगले वर्ब के कॉन्सेप्ट के साथ। ये जो वर्ब वाला लेक्चर है ये 2 क्लास के अंदर चलेगा, मुझे लगता है एक लेक्चर में तो पूरा हो नहीं पाएगा, बहुत डिटेल में पढ़ना है वर्ब को। वर्ब का बेसिक इतना बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्ब। ठीक, हर सेंटेंस में वर्ब के बिना तो सेंटेंस ही नहीं हो सकता, तो ये वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसका बेसिक भी बहुत डिटेल में जाएगा और मेन वर्ब भी बहुत डिटेल में जाएगा। ठीक, तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए अब अपने वर्ब के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है अपना, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। काफ़ी बच्चों ने सुन भी रखा होगा। ठीक है, अब इसमें इसको समझने से पहले अपने को ये चारों सेंटेंस ब्रेक करने पर, ये पहले 4 सेंटेंस ब्रेक करने, फिर ये अपने को और समझ में आएगा। ये चारों सेंटेंस पहले अपन ब्रेक करते हैं। ठीक है, आ जाओ। प्ले, प्लेड, प्लेड, या तो एक काम करो, ठीक है, पहले तुम ब्रेक करो। इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं, बिल्कुल सिंपल सी सेंटेंसेस है। मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, पॉज करो, हाथ के हाथ में वापस मिलता हूँ। ठीक, पॉज करना और फिर ब्रेक करना इनको। मैं बोर्ड से एक बार साइड हो रहा हूँ। चलो जी, उम्मीद है आपने ब्रेक कर लिए होंगे। अब मैं करा देता हूँ। प्ले, प्लेड, प्लेड क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मोहन प्लेज व्हाट, क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। विद क्या है, प्रीपोजिशन है। ये ब्रदर क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हिज क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, अब मुझे लग रहा है ये दिमाग में होने लग गया होगा काम। धीरे 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 इतना अपने आप को हैबिचुअल कर लेंगे इस चीज़ के लिए, ये सब चीज़ें दिमाग में होने लग जाएंगी हमारे। प्लेड क्या हो गया, वर्ब हो गया। मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मोहन प्लेड व्हाट, मोहन प्लेड व्हाट, यार व्हाट का तो रिप्लाई है ही नहीं इसमें। ये मैच, मैच तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये इन प्रीपोजिशन है, मैच इसका ऑब्जेक्ट है। और लास्ट इसको क्वालिफाई करने वाला क्या है, ऑर्डिनल है, एडजेक्टिव है। पढ़ चुके हैं, अरे हाँ कि ना। तो इसका मतलब ये वेल क्या बन गया, ये वेल बन गया एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब, मैनर वाला। तो इस वर्ब को तो ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं, है ना। यहाँ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, और यहाँ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। स्टॉप्ड क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। अजय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अजय स्टॉप्ड व्हाट, क्या रोक दिया जी, बाइक। बाइक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसकी बाइक, हिज बाइक। ये क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक, ये नियर जो होता है ना, नियर, वैसे तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच काफी होते हैं। नियर एडजेक्टिव भी होता है, नियर एडवर्ब भी होता है। यहाँ पे नियर प्रीपोजिशन है। कैसे पता चल गया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है ये शॉप। अगर इसके बाद कोई नाउन लिखा हो, अगर इसके बाद कोई नाउन लिखा हो जो इसका ऑब्जेक्ट बन रहा हो, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली। एक चीज समझना, सर आपने बोला कि नियर एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, ये प्रीपोजिशन हो सकता है। अब ये जो शॉप नाउन है, इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव भी तो हो सकता है। नियर शॉप, पास की दुकान, हो सकता है ना। लेकिन एक चीज समझना, अगर चलो ऐसा मान लेता हूं मैं, तुम्हारे कहने से देखो एक बार ऐसा कर देता हूं कि नियर जो है ये मैंने मान लिया एडजेक्टिव, ये आर को मान लिया पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये शॉप, शॉप से ऐसा लगा कि प्लूरल होता है, क्या है, नाउन है। ठीक है, ऐसा मान लिया। चलो मैंने एडवर्ब तो नहीं कहोगे ना, कम से कम एडवर्ब तो नहीं कहोगे। नियर को एडजेक्टिव कह लिया चलो तुमने। अब एक चीज समझो, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, शॉप का नाउन है। नाउन क्या काम करता है, 5। कौन कौन से, सब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट अजय आ चुका है। ठीक, अब अगला काम ये क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट ये रहा बाइक। अगला काम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन तुम लिख नहीं रहे। अगला काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, लिंकिंग वर्ब है नहीं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता तो ये बाइक के बाद लिखा होता, ये बाइक की कोई विशेषता बता रहा होता, हाँ कि ना। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, बता रहा है कुछ बाइक के बारे में। तो 5 काम करता था ना, उन सब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट तुमने नहीं बनाया। ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट ये पढ़ा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन लिखी नहीं इससे पहले। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, लिंकिंग वर्ब लिखी नहीं तुमने। तो ये तो नाउन वाले काम ही नहीं कराया तुमने इससे। समझना, इसका मतलब तुमने तोड़ने में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। क्लियर हुई इतनी बात। बेसिकली मैं ना आपको मेरा एंगल दिखाना चाह रहा हूँ चीज़ों को समझने का, सोचने का, एक्सप्लेन करने का। कोई बच्चा सवाल पूछ ले तो मैं कैसे सोचता हूँ अपने दिमाग में। बच्चा तो फटाक से बोल के खड़ा हो जाता है, सर एडजेक्टिव भी तो हो सकता है ना। मन में ऐसे सवाल आते ना, सर ये भी तो हो सकता है। तो उस टाइम पे भाई क्विक एक्शन लेना होता है, दिमाग में फटाक से ऐसा कोई लॉजिक लाना होता है जिससे बच्चा शांत हो जाए। और मोस्टली मुझे लगता है क्लास के अंदर बच्चे जो भी मुझे 2-3% जितने भी होते हैं पसंद करते हैं, वो इसलिए पसंद करते हैं स्पॉन्टेनियस आंसर के लिए। क्लास के अंदर बच्चा कहेगा सर ये भी तो हो सकता है, फिर मैं उसको एक लॉजिक दे दूंगा, फिर वो खुद ही पूछूंगा मैं कि हाँ अब तो खुद बता दे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर बच्चा कहेगा ना सर नहीं हो सकता। तो यही वो लॉजिक है, इसी टाइप के लॉजिक देता हूँ मैं क्लास में। अगर ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, ठीक, ये नाउन क्या काम करेगा, 5 काम करता है, 5 में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, फिर कराएंगे। इसका वाला गलत तोड़ दिया। बेसिकली ये नियर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है,
और ये वाला नाउन क्या बनेगा, ये नाउन बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई इतनी बात। आर क्या बनेगा, इसको पोजेशन बनाने वाला पजेसिव एडजेक्टिव। इतनी बात क्लियर है। अजय स्टॉप्ड व्हाट, हिज बाइक। बाइक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हिज क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। नियर प्रीपोजिशन है, शॉप इसका ऑब्जेक्ट है। अगले सेंटेंस पे आओ। अजय सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड वर्ब है, नियर प्रीपोजिशन है, शॉप इसका ऑब्जेक्ट है और आर पजेसिव एडजेक्टिव है, सेम उसी केस में जैसे ऊपर हो गया। क्लियर है। अब देखना जरा, प्लेस वर्ब को यहाँ ऑब्जेक्ट मिला या नहीं मिला, स्टॉप वर्ब को यहाँ ऑब्जेक्ट मिला या नहीं मिला। अजय रुका हमारी दुकान के पास, अजय रुका था हमारी दुकान के पास, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला। समझना, ऐसी वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं वो कहलाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते वो कहलाती हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, तो अगर इस वर्ब की बात करूं तो ये वर्ब क्या कहला जाएगी यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब। इस वर्ब को क्या कहला देंगे हम, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। ऐसी वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होंगे ये क्या कहला जाएंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब। आईटी लिख देता हूँ इसका भी। क्लियर हो इतनी बात। यहाँ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हो गई इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो, ऐसी वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट हों वो कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट ना हो वो कहलाती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। अब ये प्ले वर्ब तो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। एक बार तो इसे एक सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट रखा और एक में नहीं रखा। स्टॉप वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। सर मुझे कैसे पता चलेगा, आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी वर्ब इनट्रांजिटिव है? पढ़ के। ठीक, पढ़ के। इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। कहीं तुम सोचो कि ऐसे पेपर में ना ऐसे वर्ब के नीचे ना ऐसे घुंघरू से लगे हुए आएंगे, इनको बजा के देख लेंगे, अगर आवाज़ आ गई तो ट्रांजिटिव और नहीं आई तो इनट्रांजिटिव। ऐसे कोई घुंघरू नहीं लगे होंगे उसमें। आपको मैक्सिमम रीडिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो खुद जान जाओगे कौन सी वर्ब ऑब्जेक्ट रखती है, कौन सी नहीं रखती, कौन सी किस सेंटेंस में रखेगी और कौन सी नहीं रखेगी। सही बता रहा हूँ, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। कल भी हम बात कर रहे थे जैसे कि बच्चे जो ट्रिक के लालच वाले बच्चे होते हैं ना, ये ऐसे भटकते रहते हैं। इनको PQRS की ट्रिक चाहिए, इनको क्लोज टेस्ट की ट्रिक चाहिए, इनको पैसेज की ट्रिक चाहिए। नहीं होती ट्रिक्स यार, रीडिंग, प्योर रीडिंग। जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे अपने आप पता चलता रहेगा। फिर भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आखिर ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ये सब फंडा है क्या। ठीक, चलो अभी के लिए क्या जान गए, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो ट्रांजिटिव, वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो इंट्रांजिटिव। इतना समझ में आ गया। चलो, एक ये कॉन्सेप्ट मैंने बोर्ड के साइड पे लिखा था, एक्चुअली शुरू तो यहीं से करना था लेकिन पहले वो शुरू कर दिया। चलो इसको समझ लो, कुछ भी नहीं है। अभी जो पीछे पढ़ा है ना इंपेरेटिव वाला, उसी को दोबारा लिखा था, एक बार देखना जरा। ही सैंग अ सॉन्ग, कैसे टूटेगा, ही सब्जेक्ट है, सैंग वर्ब है और सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। ठीक है। दूसरा, ही सिंग्स, वो गाता है, ही सिंग्स वो गाता है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अपने आप में कंप्लीट है ना ये सेंटेंस। मान लो कोई तुमसे पूछे यार वो अजय क्या करता है यार, मतलब कमाने खाने के लिए क्या करता है वो, ही सिंग्स वो गाता है। ठीक, बताना जरूरी है, गाना गाता है, गजल गाता है, कवाली गाता है, बताना जरूरी है क्या? बस वो गाता है, सब कुछ ही गा देता है, ही सिंग्स वो गाता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंग, और ये अपने आप में सेंटेंस है, पता है ये अपने आप में सेंटेंस है, सिंग गाओ। ये कैसे सेंटेंस है, वो तुम्हें याद है स्कूल में जब अपन पढ़ा करते थे तो वो आया करता ना एक, वो मान लो मैडम के पास चले गए, मैडम आज प्लीज़ मत पढ़ाओ, मैडम आज प्लीज़ मत पढ़ाओ। या फिर एक मैडम को टीचर छुट्टी पे है, उसकी जगह दूसरी आएगी तो उसको जाके कहेंगे मैडम प्लीज़ आज मत पढ़ाओ, बहुत दिन हो गए, ये है वो है। फिर क्या होगा, फिर वो खेलेंगे डम शराट्स। डम शराट्स में क्या होगा, जा जाके कानों में फिल्में बताएंगे, यही तो मौका होता है सेटिंगें करने का, हाँ कि ना। तो उस टाइम पे फिर ये डम शराट्स खेल के सब बोर हो जाएंगे। अब फिर बोलो अब क्या करेंगे, अब जी गाने सुनेंगे। ठीक, तो क्या होगा, फिर सारी क्लास एक बच्चे को फोर्स करेगी, मैडम मोहन बढ़िया गाता है, मैडम मोहन बढ़िया गाता है। मोहन कर रहा होगा ना 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 मैडम ना, बिल्कुल ना। फिर मैडम कहेगी अरे बढ़िया गाता है तो गा के दिखा ना, गाओ। ये वो सेंटेंस, गाओ। समझ में आ क्या कहना चाह रहा हूँ, तीनों सेंटेंस समझ में आए। अब तीनों सेंटेंस की सिचुएशन तो समझ में आ गई, उसने गाना गाया था, वो गाता है और गाओ। नोटिस करने वाली बात क्या है, ग्रामर की बात ये है कि तीनों में मेन वर्ब आ रही है, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। जो पहले बात करी उसी को समझाने के लिए लिखी थी मैंने बात। ठीक, दूसरी बात, अब बिना सब्जेक्ट के वर्ब पॉसिबल नहीं है। सब्जेक्ट आया सर, यहाँ तो लिखा नहीं है, ये कैसा सेंटेंस है, ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या रिक्वेस्ट ही कह लो, गाओ, ऑर्डर कह लो, रिक्वेस्ट कह लो, इंपेरेटिव हो गया कि नहीं हो गया, वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत हो रही है इसकी। तो इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट कौन है, यू। भले ही लिखा नहीं है लेकिन सब्जेक्ट है जरूर। बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं और कोई वर्ब नहीं जिसका सब्जेक्ट ना हो। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो जी, अब जिस बच्चे को बिल्कुल ही बेसिक कमजोर है, बिल्कुल ही बेसिक कमजोर है, कहने का मतलब यही नहीं पता है सैंग क्या है, ये सैंग की वर्ब, ये सैंग सिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंग सैंग संग ऐसा। ये सिंग्स क्या है,
ये अगर सब्जेक्ट, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, जैसे ही सिंगुलर माना जाता है तो सिंग्स आएगा, शी सिंगुलर माना जाता है सिंग्स आएगा। ये पहली फॉर्म है। पहली फॉर्म में एस आई एस लगता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है, दे लिख देता तो सिंग आ जाता। यहाँ पे समझ लो, देखो ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या लिख दें, यहाँ पे मुझे कुछ और लिखना है, चलो मैं लिख के मिटा दूंगा बाद में। ही के साथ गोज आएगा और दे के साथ गो आएगा। ठीक, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस या ई एस वर्ब के अंदर आएगा, प्लूरल के साथ एस या ई एस वर्ब में नहीं आएगा। ही गोज टू स्कूल और दे गो टू स्कूल आगे लिख लेना। ठीक है, अब समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, इसी का नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। क्लियर है जी इतनी बात। अब एक चीज यहाँ पे और समझना, मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं ही और दे में तो पता चल गया, मैं यहाँ पे लिख दूं अ बॉय और यहाँ पे लिख दूं बॉयज। अब चीज समझना, बॉय सिंगुलर है, गोज वर्ब आई सिंगुलर, बॉयज प्लूरल है, गो वर्ब आई प्लूरल। बड़े ही ध्यान से देखो, देखो ये नाउन है, नाउन में तो एस लगाने से प्लूरल बनता है और वर्ब में एस लगाने से सिंगुलर बनता है। समझ में आया? नाउन में एस लगाने से प्लूरल बनता है लेकिन वर्ब में एस लगाने से सिंगुलर बनता है। आगे सेंटेंस टू स्कूल लिख लोगे ना, अ बॉय गोज टू स्कूल, बॉयज गोज टू स्कूल, अ बॉय गोज टू स्कूल, बॉयज गो टू स्कूल। समझ में आया? फिर से सुन लो, वर्ब है गो, गो वेंट गॉन, समझ गए इतनी बात। गो पहली फॉर्म है, वेंट दूसरी फॉर्म है, गॉन तीसरी फॉर्म है। अब जो पहली फॉर्म होती है ना, उसके दो होते हैं ऑप्शंस अपने पास, गो और गोज। कब गो लगाना है, कब गोज लगाना है? सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, गोज आएगा। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, गो आएगा। नाउन में तो एस लगाने से प्लूरल हो जाते हैं लेकिन वर्ब में एस या एस लगा देने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है। याद रह जाएगा इतना? चलो बढ़िया, आ जाओ। तो ही के साथ सिंग्स लिखा इसलिए मैंने, और यू को प्लूरल मानते हैं इसलिए यू के साथ क्या आ गया, सिंग आ गया। अब क्या बता रहा था मैं, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं, और वर्ब आई तो सब्जेक्ट जरूर आएगा। इंपेरेटिव में होता लिखते नहीं है लेकिन होता जरूर है, यू अंडरस्टूड हो जाता है। इतनी बात क्लियर? ऑब्जेक्ट देखना, यहाँ ऑब्जेक्ट आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया। समझ में आया? यानी ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इन सेंटेंसेस में भी आ सकता था, सिंग अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, इनमें भी लिख सकता हूं। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, बिना मेन वर्ब के तो सेंटेंस की फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। और अगर सब्जेक्ट मेन वर्ब आई तो उसका सब्जेक्ट जरूर होगा, और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। इन चीजों से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब लौट के अपने उसी फंडे पे आ जाते हैं। अब ऑब्जेक्ट की बात चली थी यहाँ से, तो ऑब्जेक्ट में मैंने आपको ये पढ़ाया कि ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट हो, ऐसी वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट मिल जाता है वो कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब, और ऐसी वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता वो कहलाती है इनट्रांजिटिव वर्ब। इतनी बात भी हो गई क्लियर? अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे पहचानोगे कि कब तो वर्ब ऑब्जेक्ट रखेगी और कब ऑब्जेक्ट वर्ब, मतलब कब वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं रखेगी, यानी कब तो वर्ब ट्रांजिटिव होगी और कब वर्ब इनट्रांजिटिव होगी। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है। फिर भी एक बार कुछ लॉजिक देने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना। ट्रांजिटिव, इसका रूट वर्ड है ये ट्रांस। ये ट्रांजिटिव का रूट वर्ड क्या है? ट्रांस। ट्रांस माने क्या होता है? मोशन। सुना होगा, देखो ट्रांजिशन, ट्रांसफर, ये सब क्या है? मोशन। हाँ कि ना? ट्रांस एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है मोशन। ट्रांसफर, किसी का एक चीज से दूसरी जगह चले जाना। ट्रांसफर, ट्रांजिशन, ट्रांसमिशन, ये सब क्या है? ये सब ऐसे वर्ड हैं जिसके अंदर कोई ना कोई एक चीज से जगह, एक चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो ट्रांस का मतलब होता है मोशन। तो यहां उस वर्ड का मीनिंग क्या है? मोशन किस चीज की? मोशन का मतलब है एक्शन का एक चीज से दूसरी चीज पर ट्रांसफर हो जाना। एक्शन का एक चीज से दूसरी चीज पर ट्रांसफर हो जाना। जैसे मान लो एक फुटबॉल पड़ी है, ठीक है, मैंने उसको किक मार दी, तो किक मारने का जो एक्शन है वो मुझसे फुटबॉल पर ट्रांसफर हो गया, आई किक्ड द फुटबॉल। समझ में आया? अगर एक्शन एक चीज से दूसरी चीज पर ट्रांसफर हो जाए तब तो वो वर्ब कहलाती है ट्रांजिटिव। ठीक, अगर वो एक्शन ट्रांसफर ना हो तब वो वर्ब कहलाती है इनट्रांजिटिव। जैसे ही स्टॉप्ड हिज बाइक, क्या रोका? अजय ने रोका, क्या रोका? बाइक रोकी। अजय स्टॉप्ड, अजय रुक गया हमारी शॉप के पास, किसी ने कुछ रोका। अजय ने रोका किसको? खुद को। खुद को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? आगे से ऐसे हाथ वाथ अड़ा के धक्के वक्के मारने पड़ते हैं क्या? अजय रुक गया। रुकने में कोई एक्शन का ट्रांसफर हुआ? बोलो, कोई अजय से किसी दूसरी चीज पर एक्शन का ट्रांसफर हुआ क्या? नहीं, इनट्रांजिटिव है। मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है, खेलने जाने का काम हो रहा है, मोहन खेल रहा है और क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट। तो एक्शन का ट्रांसफर हो गया। मोहन बढ़िया खेला था, मोहन बढ़िया खेला था, क्या खेला था? लिखा ही नहीं है। मोहन बढ़िया खेला था, वो चीज लिखी है जिस पर एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ ये इंट्रांजिटिव हो गई। मोहन बढ़िया खेला था लास्ट में, जो क्या खेला था? क्रिकेट खेला, हॉकी खेला, अपने को पता ही नहीं है। तो अगर एक्शन का ट्रांसफर होता हुआ नजर आ जाए सेंटेंस में तो वर्ब ट्रांजिटिव और नहीं ट्रांजिटिव।
तो ऐसी वर्ब जिसमें एक्शन का ट्रांसफर होता है वो तो ट्रांजिटिव, ऐसी वर्ब जिसमें एक्शन का ट्रांसफर नहीं होता वो इनट्रांजिटिव। लॉजिक आया कुछ कुछ समझ में? अब समझना, एक और पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मान लो कि अंग्रेजी में कुल वर्ब है, कहाँ से लिख दें, यहाँ लिख देता हूँ। मान लो अंग्रेजी में कुल वर्ब है 100। अंग्रेजी में कितनी वर्ब है कुल? 100। तो इसमें से आप ये मान के चलो 70 तो ऐसी हैं, इनमें से 70 कैसी हैं जो हमेशा कैसी रहेंगी, ऐसे बांट लेता हूं मैं इसको 70, 20 और 10। जैसे मैथ में मान लेते हैं ना, मान लो कुल वर्ब है 100, ठीक, ऐसे मैंने मान लिया 100। ये कोई फिक्स डेटा नहीं है कहीं को सर हमने ये आपने डेटा कहाँ से निकाला, कोई नासा की वेबसाइट है क्या, वहां से लीक होता है क्या डेटा? ये कोई फिक्स डेटा नहीं है बाबले, मान रखा है। मान लो कुल वर्ब है 100, इसमें से 70% वर्ब तो ऐसी होंगी जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज करी जा सकती है, यानी उनका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। जैसे ये वाली वर्ब, प्ले ऑब्जेक्ट रखा नहीं रखा, स्टॉप ऑब्जेक्ट रखा नहीं रखा, क्लियर है। 20% वर्ब ऐसी होंगी जिनका ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, बिना ऑब्जेक्ट के वो लिखी नहीं जा सकती, ठीक है। 10%, ये 10 ऐसी होंगी जिनका ऑब्जेक्ट कभी नहीं होगा, क्लियर हुआ। तो मोटा मोटा आपको आइडिया देना चाह रहा हूं, बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मोस्टली वर्ब ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज करी जाती हैं, सेंटेंस पे डिपेंड करता है। फिर बता रहा हूं कोई ट्रिक नहीं है, सेंटेंस पढ़ते जाएंगे और जानते जाएंगे, ठीक, समझना। जितनी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये वर्ब है, इन पे एरर आते हैं। आपको मैं प्रोनाउन चैप्टर में एक रूल पढ़ाऊंगा, ये वर्ब है इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ठीक, एक रूल पढ़ाऊंगा, ये वर्ब है इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्यों? क्योंकि वो सारी वर्ब ट्रांजिटिव होती हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देना। अब ये रूल आएगा नहीं समझ में, खाली समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कोई रूल आया, वो रूल इस बात पर बेस्ड है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है, ठीक, मान लो कोई रूल आया वो इस बात पर बेस्ड है कि वर्ब ट्रांजिटिव है, ठीक है। वो रूल में जितनी वर्ब लिखवाते हैं मैं भी लिखाऊंगा, बाकियों से 2 फालतू ही लिखवाऊंगा। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या कोई ट्रिक होती है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जानने की, ना जी, कोई ट्रिक नहीं होती। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ? रीडिंग करते जाते हैं, जानते जाते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो जरूर लिखवाऊंगा, ठीक। और इवन लिखवाऊंगा नहीं, कहानियां बना रखी हैं मैंने उनके लिए, सारी की सारी याद भी करा दूंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर तुम कोई सर ये वर्ब देख के सीधा सीधा बता सकते हो क्या ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं तो दिमाग में बना लेता हूँ सेंटेंस। कोई मेरे से वर्ब पूछेगा, मैं फटाक से उस पर दिमाग में 2 सेंटेंस बनाने की कोशिश करूँगा, एक में ऑब्जेक्ट दे के और एक में बिना ऑब्जेक्ट दे के। अगर वो दोनों सेंटेंस बन गए तो मैं कह दूंगा ये वाली ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होती है, वो वाली है। अगर मुझसे उसको ऑब्जेक्ट देना ही देना पड़ रहा है, बिना ऑब्जेक्ट के वो सही नहीं लग रही, तो फिर कह दूंगा ये वाली जो हमेशा ट्रांजिटिव रहती है। अगर मैं उसको ऑब्जेक्ट दे ही नहीं पा रहा तो फिर मैं कह दूंगा ये वाली हमेशा इंट्रांजिटिव वाली। समझ में आया? फिर से सारी कहानी एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, आ जाओ। बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकता, अगर मेन वर्ब आई तो सब्जेक्ट जरूर होगा, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट, ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट हो कहलाती है ट्रांजिटिव, ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट ना हो कहलाती है इनट्रांजिटिव। प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव, प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है इंट्रांजिटिव। स्टॉप वर्ब का यहाँ ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव, स्टॉप वर्ब का यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, नियर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया तो यहाँ होगी इंट्रांजिटिव, ठीक है। अब कैसे पहचानते हैं कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव? कोई लॉजिक नहीं है, रीडिंग से अपने आप पता चल जाता है, यहाँ इस वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट तो ये ट्रांजिटिव ही होगी, क्लियर। अब मान लो कुल वर्ब है 100, 70 इनमें से ऐसी जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से सेंटेंसेस में लिखी जाती हैं, 20% ऐसी हैं जो हमेशा ऑब्जेक्ट रखती हैं, 10% ऐसी हैं जो ऑब्जेक्ट कभी नहीं रखती हैं, क्लियर। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है, एक्शन एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर ट्रांसफर हो रहा है तो वो वर्ब कहलाती है ट्रांजिटिव, अगर एक्शन का ट्रांसफर नहीं हो रहा तो वो वर्ब कहलाती है इंट्रांजिटिव। इतनी बात होगी क्लियर। अब इंट्रांजिटिव को समझना, ट्रांजिटिव का एक एग्जाम्पल समझा, ऐसे ट्रांजिटिव का और है कोई एग्जाम्पल समझ लो। मान लो मैं कोई चीज़ थ्रो माने फेंकना वर्ब होती है थ्रो। अब सोचो कोई ना कोई चीज़ फेंकी जाएगी, फेंक के जाने का एक्शन एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर ट्रांसफर होगा ही होगा, ऐसा हो सकता है कि कुछ भी ना फेंको, इज इट पॉसिबल? तो थ्रो वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव होगी, हाँ कि ना। तो थ्रो में एक्शन का ट्रांसफर होगा एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर, ही थ्रू द पेन, ही थ्रू द बॉटल, ऐसे, क्लियर हुआ। बाय माने खरीदना, बाय माने खरीदना, तो ऐसा हो सकता है भी खरीद के ना लाओ, कुछ ना कुछ तो लिखोगे, ही बॉट अ बैग, ही बॉट अ पेन, और कुछ भी नहीं खरीद के ला के आओगे तो क्या लिखोगे? ही बॉट नथिंग, वो कुछ नहीं लाया, और ये नथिंग भी प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट देना ही देना पड़ेगा। ही बॉट, यहाँ सेंटेंस खत्म कर सकते हो क्या किसी भी कीमत पर? बोलो, नहीं हो पाएगा। ऐसे ही बहुत सारी दुनिया जान की वर्ब है जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट के लिखी नहीं जा सकती। इंट्रोड्यूस का मतलब था परिचय देना, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड, फुल स्टॉप लगा दूं क्या?
मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड, किसका परिचय दिया? मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड हिज वाइफ, हिज ब्रदर, हिज फ्रेंड, खुद को ही दे दिया, खुद का परिचय दे दिया। मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, लेकिन इंट्रोड्यूस वर्ब को ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? थ्रो वर्ब हो गई, बॉट वर्ब, बाय वर्ब हो गई, इंट्रोड्यूस वर्ब हो गई। दुनिया जहान की ऐसी वर्ब है जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, आपको बताना ही पड़ेगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? गिव देना, ही गेव, ही गेव क्या दिया बताओ? देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट? ही गेव अ बुक टू मी, ही गेव अ पेन टू मी, ही गेव अ पेन टू हिज सिस्टर। समझ में आया? तो ऐसी वर्ब जिसमें एक्शन का ट्रांसफर होगा ही होगा, वो तो ट्रांजिटिव हो गई। मतलब ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट एक्शन का ट्रांसफर होगा ही होगा एक चीज से दूसरी पर, वो क्या हो गई? ट्रांजिटिव हो गई। ऐसी जिसमें एक्शन का ट्रांसफर नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव हो गई। जैसे स्माइल, हंसना, हंस दिया मान लो मैं, ठीक है। क्या एक्शन का ट्रांसफर मुझसे किसी और चीज पर हुआ? बोलो, नहीं हुआ एक्शन का ट्रांसफर। ऐसे ही चलना, अब मैं यहां से यहां चल लिया, क्या एक्शन का ट्रांसफर मुझसे किसी और चीज पर हुआ? नहीं हुआ। चलना, भागना, सोना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें एक्शन का ट्रांसफर एक चीज से दूसरी चीज पर हो ही नहीं रहा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? स्माइल है, स्लीप है, वॉक है, रन है, गो है, कम है, ये सारी कैसी वर्ब हैं? ये सारी ऐसी वर्ब हैं जिसमें एक्शन एक चीज से दूसरी चीज पर ट्रांसफर हो ही नहीं रहा। आपके बेड पर सो जाने में एक्शन किसी और चीज पर ट्रांसफर हुआ क्या? बोलो, आप सो गए, आई स्लीप। एक्शन किसी और चीज पर ट्रांसफर होगा? नहीं होगा, ये वर्ब इंट्रांजिटिव रहेंगी। कुछ कुछ लॉजिक हल्का फुल्का आया होगा समझ में, ठीक है। चलो, बाकी पता सेंटेंसेस पढ़ने से ही लगता है, जितनी रीडिंग करते हो उसी से पता चलता है कि वर्ब ट्रांजिटिव मैनर में यूज होगी कि इंट्रांजिटिव मैनर में। चलो अब इसको ना थोड़ा सा सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। इस सेंटेंस पे आओ। अब ये वाला, ये बॉय गोज वाला, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये वाली बात मुझे लगता है आपको याद रह जाएगी, या फिर मैं एक काम करता हूँ, बोर्ड से साइड हो जाता हूँ, ठीक है। और जितना अभी तक लिखवाया एक बार पॉज करके एक बार इतना लिख लो, फिर दोबारा प्ले कर लेना, ठीक है। एक बार मैं बोर्ड से थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ। चलो, उम्मीद है वो लिख लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। समझना जी, मेरा सेंटेंस था कुणाल वॉक्स। कुणाल वॉक्स, कुणाल सब्जेक्ट है, वॉक्स वर्ब है, कुणाल चलता है, ठीक है। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। टास्क क्या है? आपको यहां पे मुझे एक नाउन लिख के दिखाना है। कुणाल वॉक्स के आगे नाउन लिख के दिखाना है। कुणाल वॉक्स रजत, कुणाल वॉक्स दिल्ली, कुणाल वॉक्स अ बुक, कुणाल वॉक्स अ चेयर। यहां पे आपको नाउन लिख के दिखाना है। लिख पाओगे? सोचो, कोई भी सेंटेंस बनाओ दिमाग में। नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पा रहे? क्योंकि ये वॉक वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं रखती, और अगर इसके बाद नाउन लिखोगे तो वो इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहेगा, लिख ही नहीं पाओगे। अगर इसके बाद नाउन लिखना है तो केवल एक ही चारा है। क्या चारा है वो चारा है कि प्रीपोजिशन लगाओ। कुणाल वॉक्स इन अ पार्क, पार्क नाउन हो गया, लेकिन क्या ये वॉक का ऑब्जेक्ट है? कुणाल चलता है, चलने में एक्शन का ट्रांसफर नहीं होगा, आप इस वर्ब का ऑब्जेक्ट लिख ही नहीं पाओगे। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? कुछ भी लिखो, कुणाल वॉक्स विद राजेश, विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कुणाल वॉक्स ऑन द रोड, ऑन प्रीपोजिशन है, रोड इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो भी नाउन यहाँ लिखोगे, जो भी नाउन यहाँ पे लिखोगे, वो प्रीपोजिशन के बिना नहीं लिख पाओगे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये वॉक वर्ब इन ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये उन वर्ब में से है, इन 10% में से है जो हमेशा इन ट्रांजिटिवली ही यूज होंगी। क्लियर हो गया? अरे बोलो। अब देखना, आप खोलोगे डिक्शनरी, मान लो किसी यूज में ये ट्रांजिटिव हो, ठीक। तो एक चीज समझना, यहाँ पे मैं इसका मीनिंग क्या पढ़ा रहा हूँ? चलना। ध्यान देना, अगर 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 ये कहीं ट्रांजिटिवली यूज होती हुई मिली तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। समझना कैसे समझा रहा हूँ। एक वर्ब है रन, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? रन इन ट्रांजिटिव होती है। आप रन के बाद दूसरा नाउन लिख ही नहीं पाओगे। ही रन्स फास्ट, एडवर्ब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ही रन्स फास्ट एडवर्ब लिख सकते हो। ही रन्स रोहन लिख पाओगे? ही रन्स दिल्ली लिख पाओगे? ही रन्स जयपुर लिख पाओगे? रन माने भागना। समझ में आया? नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर रन का मतलब हो जाए चलाना, वो दिल्ली को चलाता है। ही रन्स द गवर्नमेंट, ही रन्स दिल्ली, वो दिल्ली को चलाता है। समझ रहे हो? जैसे सरकार चलाने में यूज कर देते हैं ना, ही रन्स अ कंपनी, वो एक कंपनी चलाता है। अब तो हो गया ऑब्जेक्ट। तो मैं बच्चों को पढ़ा देता हूँ कि रन वर्ब इंट्रांजिटिव होती है। अब डिक्शनरी में बच्चा देख लेता है और कहता है सर रन ने तो ऑब्जेक्ट रख लिया। थोड़ी सी अकल यूज करो, थोड़ा सा देखो, अकल यूज करनी पड़ेगी। अपना सीखने का नजरिया थोड़ा सा ब्रॉड रखना पड़ेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो 100% सही है, बस हाँ हो सकता है कि उसमें आप कुछ ऐड कर लाओ। कैसे? वॉक का मतलब वो जब चलना, तब ये इंट्रांजिटिव होती है। हो सकता है किसी और मीनिंग में ट्रांजिटिव हो जाए, लेकिन अभी के लिए इंट्रांजिटिव है। रन वर्ब इंट्रांजिटिव होती है जब इसका मतलब होता है भागना। अगर इसका मतलब है चलाना, तभी ट्रांजिटिव हो जाती है। क्लियर होगी इतनी बात? समझ में आया? चलाने में एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है ना यार, एक आदमी चला रहा है, दूसरी चीज चलाई जा रही है। ऐसे ही अब इसको देख लो, ठीक है। मोहन स्लीप्स
अब समझना, देखो मोहन स्लीप्स लिख दिया मैंने, मोहन सोता है। अब ये स्लीप्स क्या होगी आपकी, वर्ब हो गई। मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। स्लीप माने सोना। मुझे बताओ सोने में एक्शन का ट्रांसफर होगा क्या, नहीं होगा। समझना, इसके बाद आप कोशिश करो यहाँ पे नाउन पुट कर दो। मोहन स्लीप्स रजत, मोहन स्लीप्स बेड, मोहन स्लीप्स फ्लोर, मोहन स्लीप्स दिल्ली, मोहन स्लीप्स जयपुर। कुछ भी बनेगा, नहीं बनेगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी नाउन पुट करना है तो आपके पास केवल और केवल एक चारा है कि आप यहाँ पे एक प्रीपोजिशन लिख दो। ठीक, मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मोहन स्लीप्स ऑन द फ्लोर, मोहन जमीन पर सोता है। मोहन स्लीप्स ऑन द फ्लोर, ये ऑन प्रीपोजिशन हो गई और ये फ्लोर क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं, ये स्लीप वर्ब इन ट्रांजिटिव है। क्लियर है इतना फंडा। यहां पे मैंने कुछ वर्ब्स लिख दिए, जैसे गो हो गया, कम हो गया, स्माइल हो गया, स्लीप हो गया, वॉक हो गया, रन हो गया। सारी की सारी ऐसी वर्ब हैं इनके अंदर एक्शन का ट्रांसफर नहीं होता। क्लियर है इतनी पिक्चर। फिर से एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। क्या बताया कि अगर सेंटेंस है तो उसमें 100% वर्ब आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें वर्ब ना आए। और अगर वर्ब आई है तो उसका सब्जेक्ट जरूर होगा। इंपेरेटिव में हो सकता है कि सब्जेक्ट लिखा ना हो, लेकिन यहां भी अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है कौन, यू। इतनी पिक्चर क्लियर है। ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता। क्लियर है। ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट आता है वो कहलाती है ट्रांजिटिव, और ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट नहीं आता वो कहलाती है इनट्रांजिटिव। मैक्सिमम वर्ब ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज करी जा सकती हैं। 20% मतलब 70% तो ऐसी हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से। 20% ऐसी हैं जो ट्रांजिटिव होती हैं, इन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। 10% ऐसी हैं जो इंट्रांजिटिव होती हैं, जो बिना ऑब्जेक्ट के लिखी जाती हैं। क्लियर हो गया। कोई ट्रिक है याद करने की, नहीं। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारी लिखवाई जाएंगी और याद भी कराई जाएंगी। स्टोरी सुनाऊंगा उनके लिए बढ़िया सी, ठीक है, मजाकिया स्टोरीज, जिनसे आपको सारी की सारी वर्ब्स याद हो जाएंगी। अब ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया किस लिए, सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको वो बताने के लिए पढ़ाया है। मैंने शुरुआत में आज वर्ब के लेक्चर की शुरुआत कहाँ से करी, डूइंग वाली बात से। डूइंग, हैपनिंग और बीइंग को रिप्रेजेंट करने का काम करता है वर्ब, ठीक है। उसके अंदर मैंने हैपनिंग वर्ब लिखा। हैपनिंग वर्ब के अंदर एक कॉन्सेप्ट आ गया कि हैपनिंग, देखो डूइंग वर्ब में सब्जेक्ट कौन था, जो एक्शन का डूअर था। लिंकिंग वर्ब वाले केस में, बीइंग वाले के केस में सब्जेक्ट कौन था, जिसके बारे में बात हो रही थी, क्योंकि उसमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा था। हैपनिंग वाले में क्या था, कोई एक घटना घटित हो रही है, उसको कोई कर नहीं रहा, उसका कोई डूअर नहीं है, वो घटना किसी चीज पर हो रही है। सूरज उग रहा है, रजत गिर रहा है, या रोहन जो भी था, और दूध का गिलास फिसल रहा है ना। तो उस केस में जो रिसीवर है वही सब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। क्यों सब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, अब आया समझ में। बिना मेन वर्ब के तो सेंटेंस हो नहीं सकता। उसके अंदर अक्षर एक ही बच रहा था और वही नाउन था, तो 100% सब्जेक्ट वही था, हाँ कि ना। इतनी बात होगी क्लियर। अगली बात, फिर मैंने उसके अंदर आपको एक छोटी सी बात साइड पे लिखी थी, जो मैंने कहा था कि अभी आ जाएगी समझ में। वो ये थी, डूइंग वर्ब, डूइंग का मतलब है एक्शन, डूइंग का मतलब है एक्शन। अब एक्शन दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो एक्शन ऐसा जिसके अंदर एक्शन का ट्रांसफर हो एक चीज से दूसरी चीज पर, और एक एक्शन ऐसा जिसमें एक्शन का ट्रांसफर ना हो, जैसे इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ऐसा थोड़ी है कि गो में कोई एक्शन नहीं हो रहा, गो में जाना एक्शन तो हो रहा है, कम में आना एक्शन हो रहा है, वॉक में चलना एक्शन हो रहा है, हाँ कि ना, स्लीप में सोना एक्शन तो हो रहा है, लेकिन बस बात ये कि एक्शन एक चीज से दूसरी चीज पर ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्लियर हुई इतनी बात। इसको मैं देखो लिख देता हूँ साफ साफ ना, थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। चलो जी समझना, मैं कहना ही चाह रहा हूँ, मैंने आपको डूइंग वर्ब पढ़ाई, ठीक है। डूइंग वर्ब का मतलब क्या है कि वर्ब जब एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हो, किसी के द्वारा कोई काम किया जाना, ठीक है। अब किसी ने तो कोई काम कर दिया, ही ने तो चलने का काम कर दिया, लेकिन वो किसी और चीज पर ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ। क्लियर है इतनी बात। तो अगर कोई आदमी कोई काम कर रहा है, तो अगर वो किसी और चीज पर ट्रांसफर हो गया तो वो ऑब्जेक्ट रखेगी वर्ब, और ऑब्जेक्ट रखेगी तो वो वर्ब कैसी कहलाएगी, ट्रांजिटिव। अगर वो एक्शन किसी चीज पर ट्रांसफर नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट नहीं रखेगी, नहीं रखेगी तब क्या कहलाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने उसके अंदर एक सेंटेंस लिखा था, ही वेंट टू दिल्ली, और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं रखा, ये आज क्लियर होगा। क्यों नहीं रखा भाई, क्योंकि वेंट क्या है, गो की फॉर्म है, गो माने जाना। क्या जाने में किसी एक पर्सन से, ही से किसी और चीज पर एक्शन का ट्रांसफर हुआ क्या, नहीं हुआ। वह गया, वह गया, इसमें कोई एक्शन का ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ। इतनी बात आई समझ में। फिर से समझना, डूइंग के अंदर क्या दिखाते हैं हम, किसी के द्वारा किसी काम का किया जाना, ठीक है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि एक्शन ट्रांसफर हो, किसी ने तो काम कर दिया, कोई डूअर तो है, कोई एक्शन तो परफॉर्म हो रहा है, लेकिन किसी ने कोई काम कर दिया, वो दूसरी चीज पर ट्रांसफर हो ना हो ये तो जरूरी नहीं है ना। ट्रांसफर हुआ तो यानी ऑब्जेक्ट है, यानी वर्ब उस केस में कहलाएगी ट्रांजिटिव, और ट्रांसफर नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी वर्ब कहलाएगी इनट्रांजिटिव। यानी डूइंग को रिप्रेजेंट करने वाले केस में, यानी डूइंग को रिप्रेजेंट करने वाले केस में वर्ब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों हो सकती है। इतनी बात आ गई समझ में। अगली बात, अगला अपना टाइप था बीइंग। बीइंग माने लिंकिंग वर्ब वाला टाइप। लिंकिंग वर्ब में क्या कोई एक्शन होगा, एक्शन ही नहीं होगा।
एक्शन नहीं होगा तो कोई रिसीवर नहीं होगा, कोई रिसीवर नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो ये वर्ब सदा कैसी रहेगी, इनट्रांजिटिव। जब कोई एक्शन ही नहीं हो रहा तो ट्रांसफर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का लेना देना किस चीज से, एक्शन के ट्रांसफर से। अगर कोई एक्शन ही नहीं हुआ मेरे भाई तो कभी ट्रांसफर भी नहीं होगा, अगर कभी ट्रांसफर नहीं होगा तो वर्ब सदा कैसी रहेगी, इनट्रांजिटिव। अब आना जरा इस पर, हैपनिंग वर्ब। जब हैपनिंग को रिप्रेजेंट करती है वर्ब तो उसमें होता क्या है, सूरज उग रहा है, रोहन फिसल रहा है, मतलब रोहन गिर रहा है और एक दूध का गिलास फिसल रहा है, ठीक है। अब ये काम किया किसने, डूअर तो इसका कोई है नहीं। जो एक नाउन या प्रोनाउन अपने पास प्रेजेंट है वो तो वर्ब का सब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले लिखा ही था मेन वर्ब बिना कभी सब्जेक्ट के हो नहीं सकती। तो क्या उस केस में देखो समझना, डूअर तो है नहीं, जो रिसीवर था वो सब्जेक्ट बनाना पड़ गया, तो क्या उस केस में कभी कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कभी नहीं आएगा। ऐसी वर्ब जो ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी तो अपने आप घटित हो रहा, उसमें कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो हैपनिंग वर्ब भी सदा कैसी रहेंगी, इनट्रांजिटिव रहेंगी। हैपनिंग वर्ब सदा कैसी रहेंगी, इनट्रांजिटिव रहेंगी, ठीक है। अब फिर से समझ लो, अब ये वाला काम आपको क्या करना है, ये वाला जो लिखा है ना ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ये आपको जाके वहां पे जहां अपन ने पहली बार डूइंग बीइंग हैपनिंग ये हेडिंग डाली थी ना, वहां पे अपन ने लिखा था ऑब्जेक्ट है नहीं है, उसके साथ ही इसको चढ़ा देना। ये वहां पे बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि फिर सब कुछ होच पोच हो जाता है। जैसे भी बताया ना यार, ये लेक्चर में 5वीं बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस के अंदर तो क्या होता है ना, बच्चों की शक्लें दिख रही होती हैं, मुझे पता लग गया यार ये ना बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, इनको नहीं आ रहा समझ में, तो मैं ट्विस्ट कर देता हूँ बात को, थोड़ा सा और एंगल से पढ़ा देता हूँ। समझ में आ क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसी बच्चों की शक्लें दिखती हैं, चेहरे पे मुस्कान आ गई, ठीक, तो पता चल जाता है भी समझ में आ गया। नहीं तो जब समझ में नहीं आता ना तो बालक एक अजीब सा मुंह बना लेता है, ठीक है। मतलब ये समझ लो भी वो बैंगन नहीं होता, बैंगन, ठीक है, बैंगन होता है, वो भरते वाला बैंगन होता है ना, वैसी सी शक्ल बना लेगा, ऊपर ऐसे वो टुंडी सी निकल जाती है, ऐसा मुंह बना के बैठेगा, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कुछ नहीं आ रहा इसके पल्ले। फिर चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, फिर आप अपने हिसाब से और थोड़ा इंप्रोवाइज करते हो, वहाँ पे नई नई चीज़ें ट्राई करते हो। तो यहाँ पे चीज़ें होच पोच नहीं हो जाए, इसलिए मैंने कोशिश करी थोड़ा सा बाद में उसको बता दिया मैंने। वहीं जाके अब क्या पढ़ा चढ़ा देना आपको, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको जाके वहीं चढ़ा देना है, ठीक है। ऐसे ही एक बार पूरा लेक्चर दोबारा रिवाइज कर लें अपन। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो 3 चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, बीइंग को, हैपनिंग को और डूइंग को, ठीक है। बीइंग माने किसी का कुछ होना, इसमें कोई एक्शन नहीं होता, वह टीचर है, वह लॉयर है, वह डॉक्टर है, वह अमीर है, वह गरीब है, वह इंटेलिजेंट है, ऐसे, ठीक है। डूइंग माने किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाना, ठीक। अब अगर वो कार्य किसी और चीज पर ट्रांसफर होता है तो ऑब्जेक्ट होता है, यानी वर्ब ट्रांजिटिव होती है। अगर वो कार्य किसी पर ट्रांसफर नहीं होता तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, ठीक। किसी के कुछ होने वाले में, बीइंग वाले में वर्ब सदा इंट्रांजिटिव रहती है। हैपनिंग वाले में जब कोई घटना घटित होती है, उसको कोई कर नहीं रहा होता, तब भी वर्ब सदा इंट्रांजिटिव ही रहती है, ठीक है। ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का इतना यूज लूंगा ना मैं, हद से गजब का यूज है, गजब का यूज, चीजों के रट्टे बचाने में बहुत काम आता है, ठीक। अगली बात क्या पढ़ाई, बिना मेन वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता और बिना सब्जेक्ट के मेन वर्ब नहीं हो सकती। उसके लिए मैंने आपको सारे के सारे सेंटेंसेस के टाइप पढ़ाए। असर्टिव सेंटेंस, असर्ट माने कहना, ठीक है। असर्टिव 2 टाइप के, यानी आप बेसिकली कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसमें 2 टाइप हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को अफर्मेटिव कह देते हैं, नेगेटिव वाले को नेगेटिव कह देते हैं। इंटरोगेटिव सवाल पूछना, किसी से कोई सवाल पूछ रहे हो। इंपेरेटिव ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट देना। इंपेरेटिव की खास पहचान वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत होना। क्लियर हो गई इतनी बात। ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट देगा, अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू होगा, क्यों होगा, उस काम को परफॉर्म कौन करेगा, जो सुनेगा, सुनने वाले के लिए अंडरस्टूड प्रोनाउन यू, इसलिए उसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सडन इमोशंस वगैरह को एक्सप्रेस करना। ऑप्टेटिव विशेष को, ब्लेसिंग्स को, वेलकम, थैंक्स, ये सब, ठीक। अब अगली बात, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट रखे, ट्रांजिटिव ना ऑब्जेक्ट रखे, इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से कहने का मतलब क्या है, एक्शन का ट्रांसफर डूअर से रिसीवर पर हो जाए तो वर्ब ट्रांजिटिव, एक्शन का ट्रांसफर डूअर से रिसीवर पर ना हो तो वर्ब इनट्रांजिटिव, ठीक। समझना, एक गजब का यूज है, अभी बता दूं तो वैसे तो बहुत आगे आना है, एक गजब का यूज है, अभी बोर्ड पे लिखता नहीं हूँ, ठीक है। जितनों को समझ में आने बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, छोटा सा यूज है, सुनना जरा। शूट वर्ब जानते हो, शूट गोली मारना। अगर मैं लिखूं ही शॉट द डियर, ही शॉट द डियर, ही सब्जेक्ट है, शॉट वर्ब है, डियर ऑब्जेक्ट है, उसने हिरण को गोली मारी थी,